हम जब स्वीकार लेते हैं कि अब हम 40 के हो गए, 50 के हो गए, अब हम बूढ़े हो रहे हैं, तो हमारा शरीर उसको फॉलो करता है। आपको एजलेस बनना है तो आज का पॉडकास्ट जरूर देखिए। तो मैं तो पेरेंट को बोलता हूँ, जब आपका बच्चा बड़ी बात करे तो उनको एनकरेज करने का, उनको रोकने का नहीं कि बड़ी बातें मत कर। मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग कहीं बाहर इसलिए जाते हैं कि पेरेंट्स से अलग रहना है, इसलिए बहाना करके बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता कहीं भी नौकरी ढूंढ लेते हैं, जबकि उनके पास अपॉर्चुनिटी अपने सिटी में भी रहती है। कि दिल्ली में मैंने लड़कियों को रास्ते पे खड़े खड़े सिगरेट पीते हुए देखी है, बम्बई में नहीं देखी है, अहमदाबाद में नहीं देखी। बिल्कुल सर। कैसी भी टेक्नोलॉजी है जो हमारे आसपास जितने भी रेडिएशन है उसको हार्मोनाइज करके रखता है। वजन कम करने के लिए क्या करना है? किसी ने बहुत सुंदर सवाल पूछा और इसका बहुत ही सुंदर सा जवाब है। वो ये है कि अगर तन का बढ़े तो व्यायाम करें, मन का बढ़े तो ध्यान करें और धन का बढ़े तो दान करें। सुपर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज मैं एक अपने मन में जिज्ञासा लेकर के यहाँ आई हूँ, जो कि मेरी कभी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि बचपन से मेरा सपना था। मेरे 3 सपने थे कि मुझे हमेशा यंग दिखना है, 100 साल तक जीना है और फुल ऑफ एनर्जी के साथ रहना है, क्योंकि मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। लेकिन मैं कई बार बहुत सारे लोगों से ये बचपन से अब तक सवाल पूछती आ रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। अब तक किसी के पास ये जवाब नहीं था, लेकिन मुझे 2 लोग मिल गए हैं जिन्होंने मुझे इस बात का जवाब दिया भी है। और उनकी एक किताब है एजलेस बॉडी, जिसे मैंने पढ़ा, और जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरी आंखों के सामने जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी सवाल थे, वो सबके आंसर मुझे मिल चुके हैं। और अब वो मेरी जर्नी स्टार्ट भी हो गई है। मेरा ये था कि हमेशा से कि मुझे खाने का बहुत शौक़ है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ चीज़ें नहीं खानी पड़ती है। लेकिन बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब भी मैं कुछ खाने जाती हूँ तो लोग बोलते थे भाई ये मत खाओ, इसमें तो बहुत मीठा है, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है। कुछ और खाने जाओ, इसमें बहुत नमक है, ये भी तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आता यार मैं खाऊं क्या, कोई चीज़ ऑयली है, कोई कुछ है, कुछ समझ नहीं आता। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र अडिया सर, डॉक्टर किन्नरी गुप्ता, और जिनसे हम जानेंगे कि हम हमेशा जैसे दिख रहे हैं वैसे कैसे रह सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू मुस्कान, आपको मिलकर मज़ा आया और आपकी कहानी भी मैंने सुनी। ऐसे हर लोगों की कहानी रहती है। मुझे लगता है कि हर इंसान का यही 3 सपना होता है कि मुझे 100 साल जीना है, लंबा जीना है, शक्ति के साथ जीना है, और मुझे यंग दिखना है। और यंग दिखने के लिए तो कितना खर्चा करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, एजलेस क्रीम, बोटॉक्स, ये वो करवाते हैं, और फिर भी कभी कभी नुकसान भी करवा देते हैं। हमने बहुत सारी कहानी सुनी, अभी शेफाली जरीवाला की सुनी, माइकल जैक्सन की सुनी। तो इसका कारण ये है कि लोगों को ये इच्छा है, फेड है, मगर उसको कोई सही रास्ता नहीं दिखाते हैं। बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, खास करके मैं प्रिवेंटिव मेडिसिन का डॉक्टर बन के मैंने सोचा कि इस सब्जेक्ट को हाथ में लेना चाहिए, और मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया। अब मैंने शुरू किया है लोगों को ये सिखाने के लिए कि कैसे हमेशा लंबा जीना है, हमेशा यंग रहना है और एनर्जी के साथ रहना है। पूरा साइंस मैंने ढूंढ निकाला है। और जैसे आपने कहा, मैंने और डॉक्टर किन्नरी गुप्ता ने हमने एक किताब भी लिखी है एजलेस बॉडी, जिसके अंदर हमने ये सब चीज़ों का सॉल्यूशन दिया है, और आपका जवाब भी इस किताब के अंदर है। आपने पढ़ा भी है, आपको पता भी है कि ये जवाब कितना अच्छा है। और इसके साथ मैंने ये भी सोचा कि एक मिशन के रूप में इसको लिया जाए, तो हमने एजलेस बॉडी मिशन भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आप भी जुड़ोगी। और मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी कोई जुड़े हमारे साथ, कि हम सबको, पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को लंबा जीने के लिए सिखाए, उनको एनर्जेटिक बनाए, ताकि हमारी देश की तरक्की हो और सब लोग सुंदर दिखे, ब्यूटीफुल दिखे, हैंडसम दिखे। ये भी हमारा सपना है। जुड़ जाइए हमारे साथ। सर मेरे साथ भी यही होता है कि पहले एक रूटीन हम फॉलो करते हैं। मैं एक रूटीन को लंबे टाइम तक फॉलो किया, लेकिन बाद में कुछ हेल्थ इश्यूज़ आए जिसकी वजह से वो रूटीन छूट गया, और बड़ा दुख होता है जब रूटीन ऐसे टूट जाता है। बड़ी मुश्किल से हम उसे फॉलो कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, उनको डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो एजलेस बॉडी वो डायरेक्शन कैसे देती है, आप थोड़ा बताइए उसके बारे में। वेरी गुड क्वेश्चन। आपने कहा कि मेरा रूटीन था और मैं बीमार हो गया, इसका मतलब रूटीन में कुछ गलतियाँ थी।
जी नहीं तो बीमार नहीं होती थी। जो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो जीना चाहिए उसमें से कुछ नियम हो गए आपने तोड़े होंगे, जी तब आपने अपनी हेल्थ गंवाई। तो अगर आप चेक करेंगे तो क्या क्या गलतियाँ थी, ये किताब को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि आपने अभी तक क्या क्या गलती की है। तो पहला मेरा जवाब ये है कि आप ये गलती को सुधारने का निश्चय करिए, उसके ऊपर काम करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की नई रूटीन बना लीजिए। जैसे मेरी है, मैं हेल्दी रूटीन से जीता हूँ, जी सर। तो मेरी हेल्थ का कोई इश्यूज़ नहीं है। तो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल का अगर आपने रूटीन बना लिया जी। तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। मैंने देखा है कि अभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारे यंगस्टर की जो रूटीन है वो अनहेल्दी है। रात को लेट तक जागते हैं, अननेसेसरी मीडिया में बिजी रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, स्ट्रेस लेके घूमते हैं, अननेसेसरी गोल के साथ जीते हैं जो उनको ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी की इफ़ेक्ट होती है, वो दे पे बाय देयर बॉडी, तो वो उनका एजिंग जल्दी स्टार्ट हो जाता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग यंग एज में मर जाते हैं। मैंने एक 2-3 एग्जांपल देखा है अहमदाबाद, राजकोट, जूनागढ़ में, कि स्कूल के स्टूडेंट को हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई उनकी। तो ये क्या है, उनकी गलत लाइफस्टाइल है। तो हमें क्या करना है कि हर हिंदुस्तानी को जगाना है, ये जो एजलेस बॉडी मिशन के जरिए, कि जागो भाई, ये शरीर दिया है जिसकी बहुत सारी वैल्यू है। एक बार ये हेल्थ चली गई ना तो कभी आप इसको ठीक नहीं कर पाओगे। स्टीव जॉब इतना बड़ा आदमी, इतना इंटेलिजेंट आदमी, उसने सिर्फ एक ही गलती किया लाइफ में, अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट किया। और क्या हुआ, 54 ईयर्स की लाइफ में उनको अपना जीवन को समेटना पड़ा। माइकल जैक्सन, जिनका सपना था 150 साल जीने का, मगर शायद किसी ने उसको सही गाइडेंस नहीं दिया, अपने तरीके से वो जीने की कोशिश की उसने। 12 डॉक्टर उनकी सेवा में रहते थे, चेकअप में रहते थे, उनका खाना लेबोरेटरी में टेस्ट होके आता था तब वो खाता था। दुनिया भर की टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ किया और उनको ऑर्गन डोनेशन के लिए लोग तैयार करके रखे। क्या था, उनको 150 साल जीने का सपना, मगर उसने पूरा एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम के ऊपर काम किया, अपनी बॉडी को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। और क्या हुआ, 50 ईयर्स में उसने अपना जीवन को समेट लिया। ऐसे बहुत सारे लोग अपनी गलतियां करते हैं। लंबी जीने की इच्छा तो सबकी रहती है, मगर प्रॉब्लम क्या है, सबके पास ये गाइडेंस नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये फ्रेमवर्क मैं दूँ, क्योंकि मैं क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर हूँ। और ख़ास बात क्या है मुस्कान, पता है कि एजिंग स्टार्ट होता है हमारे दिमाग में, हमारे मन में, फिर वो बॉडी उसको फॉलो करती है। जब हम मन से बूढ़े हो जाएंगे ना तो हमारा शरीर बूढ़ा होगा। ये जो हमारा शरीर है ना, वैसे हमारी 3 टाइप की एज होती है जी। एक होती है कैलेंडर एज, जो हमारे आधार कार्ड में, बर्थ सर्टिफिकेट में होती है। दूसरी होती है हमारी मेंटल एज, मन से हम कितना यंग या बूढ़े हैं। और तीसरा होता है हमारी शारीरिक एज, यानी बायोलॉजिकल एज। तो हमारी एजिंग के स्टार्ट हमारे माइंड में होती है। हम जब स्वीकार लेते हैं कि अब हम 40 के हो गए, 50 के हो गए, अब हम बूढ़े हो रहे हैं, अब हम वीक हो जाएंगे, हम बीमार होते रहेंगे, तो हमारा शरीर उसको फॉलो करता है। हमारी जो बायोलॉजी, बॉडी के हर सेल, ये हमारे बर्थ सर्टिफिकेट को फॉलो नहीं करते हैं, हमारे विचारों को, हमारी बिलीफ को, हमारी इमोशन को फॉलो करते हैं। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे ब्रेन को या माइंड को कैसे जवान रखें, तब इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि कैलेंडर एज, मेंटल एज एंड बायोलॉजिकल एज। मेरी बात करें तो मेरी कैलेंडर एज कितनी लगती है आपको? सर ये बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से मैं कैसा लगता थोड़ा हूँ? डिफ़िकल्ट है ये। और सर 40 to 45। रियली? हाँ सर, इतना तो होगा जो आपको दिखती है ना, लाइक आप ज़्यादा कम तो नहीं होगा, लेकिन या 40 to 45। मगर एक बात बताऊं, आप जो बोल रहे हैं ना, जी। वो मेरी बायोलॉजिकल एज है, मेरी कैलेंडर एज नहीं है। कैलेंडर एज अलग है मेरी। सर मैं थोड़ा समझी नहीं कि कैसे बायोलॉजिकल एज मीन्स जो दिखती है, जिसको हम फील करते हैं, वो बायोलॉजिकल एज है। जी। मेंटल एज जो हम जो सोचते हैं, जो काम करते हैं, जो हमारी इमोशन रहती है, हमारी बिलीफ, वो मेंटल एज है। और एक बर्थ सर्टिफिकेट में रहती है, वो हमारी कैलेंडर एज है। तो आपने जो बताया, जो आपको दिखती है, जो आप फील करते हो मेरे साथ काम करते हुए, तो आपको पता है कि ये जो मेरी एज दिखती है और फील करते हो, बायोलॉजिकल एज है, बॉडी की एज है। समझे ना? तो ये तीनों डिफरेंट रहती है। कैलेंडर एज डिफरेंट रहती है, मेंटल एज डिफरेंट रहती है, कैलेंडर एज जो हमारी बर्थ एज है। हाँ, तो बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से तो मैं 45 का नहीं हूँ, मगर आपको दिखता है और आपको फील होता है कि मैं 40 प्लस का हूँ। दोस्तों, मेरी जो कैलेंडर एज है वो 75 है,
मेरी मेंटल एज मैंने रखी है 16 से 20 के बीच में, यानी मैं जो 16 से 20 के लोग जैसे सोचते हैं ना, ऐसी मेरी सुबह से शाम तक सोच रहती है। और मेरी बायोलॉजिकल एज यानी मेरी बॉडी की एज है 39 ईयर्स की है, जो मैंने मेज़र की, यानी मेटाबॉलिक एज मेरी 39 है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आगे के बाद आप ये तीनों एज के बारे में सोचना शुरू करो। और एजलेस बॉडी में वो कैलेंडर एज को कम करने की बात नहीं है, वो तो वही रहेगी जो हमारे आधार कार्ड में लिखी रहती है। दुनिया तो वही एज को देखती है कि 18 साल में लाइसेंस मिलेगा, 21 साल में शादी करोगे, 60 साल में आप रिटायर हो जाओगे। ये दुनिया यही फॉलो करती है। मगर अब हम नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, रिवोल्यूशन लेके आए कि बायोलॉजिकल एज को सोचो। मैं 15 साल का था तब से मोटर बाइक चला रहा था, जबकि लाइसेंस की एज थी 18 ईयर्स की, या आई थिंक वो टाइम तो 21 ईयर्स थी। तो बायोलॉजिकल एज मेरी अच्छी हो गई तो मैं चला पा रहा था, मगर सरकार नहीं दे रही थी लाइसेंस कि नहीं अब तो छोटे हो। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसके बारे में सोचो। अगर आपके बड़े बड़े सपने हैं, जैसे मुस्कान के हैं, ये बड़े बड़े सपने पूरे करना है तो आपको लंबा जीना पड़ेगा, एनर्जी के साथ जीना पड़ेगा, अच्छे बड़े काम करने पड़ेंगे, तब आपके सपने पूरे होंगे। और इसके लिए सबसे पहले अपनी हेल्थ को चेक करनी पड़ेगी, अपने आप को एजलेस रखना पड़ेगा। एजलेस का मतलब ये बायोलॉजिकल एज है, उसको एजलेस बनाना है। जितनी उम्र है उससे कम, लेस यानी कम। जैसे मेरी कैलेंडर एज है 75, मगर मैं एजलेस क्यों हूँ? क्योंकि मैं 39 का हूँ, यानी मैंने 26 ईयर कम कर दिए। 26 भी नहीं, 36 ईयर मैंने कम कर दिए, एजलेस बना हूँ, एज को कम की है। तो ये कंसेप्ट लेके दोस्तों हम हमारे पास आ रहे हैं। आपको एजलेस बनना है तो आज का पॉडकास्ट जरूर देखिए, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। बहुत इंटेलिजेंट लड़की इंटेलिजेंट सवाल पूछ रही है, उनके सवाल के जवाब में आपका भी शायद सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखते रहिए। सर मुझे ना सच बताऊं अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी एज 75 तो नहीं है। आधार कार्ड दिखा दो। हाँ सर, आधार कार्ड तो दिखाना पड़ेगा। आज कैमरा पे आधार कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा। चलो आधार कार्ड दिखा देता हूँ। और कैमरे में भी दिखा देते हैं ताकि लोग मान ले बिल्कुल सर, कैमरा में दिखाएंगे हम, डॉक्टर अड़िया का, क्योंकि थोड़ा विश्वास नहीं हो पा रहा है मुझे, क्योंकि मैं सर के सामने बैठी हूँ तो मैं फील कर पा रही हूँ वो एनर्जी। आधार कार्ड में क्या एज लिखी है मेरी? हाँ, इसमें मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, तेरा जूम करके दिखाइए। मेरी बर्थ डेट लिखी हुई है, देखिए 9 फरवरी अच्छे से दिख रही है ना सबको? 1951 ये मेरी कैलेंडर एज है, 1951। ठीक है, मैं कैसे दिखता हूँ? जैसे मुस्कान मुझे देख रहे वैसे शायद आप भी देख रहे होंगे, और आप भी मानने को तैयार नहीं होंगे कि मेरी बायोलॉजिकल एज 39 या 40 है। दोस्तों ये आपके साथ भी हो सकता है, सिर्फ आपको। लेकिन डॉक्टर किन्नरी की एज तो पक्का 25 to 28। आपके चेहरे के ग्लो से लग रहा है कि आपकी 25 to 28 इतनी एज है, या 30 अगर हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उससे। थैंक यू सो मच मुस्कान फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। अभी ये जो आप हंसी देख रहे हो ना, हाँ जी, दैट इज़ द रीज़न कि जब कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट देता है तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है जी। आपको क्या, हर लड़की को खुशी होती है। एग्जैक्टली। और मेरा तो एक फंडा है, कोई भी लड़की को मिलता हूँ तो उसको ये कॉम्प्लीमेंट जरूर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सबको ये पसंद है। आप बहुत यंग लगती हो, बहुत दुबली लगती हो। नहीं बट सर, मेरे साथ क्या हुआ, व्हेन आई क्रॉस 35, उस टाइम से मुझे 35, हाँ, जब आज से कुछ साल पहले जब मैंने 35 इयर्स को क्रॉस किया, फिर मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे। जब हम नॉर्मली जब बातें करते हैं तो कि नहीं आप अपनी एज से कम दिखते हो, तो वो एक चीज़ जो हर एक लड़की को, हर इंसान को अच्छा लगता है कि अपनी एज से कम दिखना, तो वो चीज़ धीरे धीरे बिल्डअप होती गई। 2021 में मैंने मेरा एक विजन बोर्ड बनाया। एक्चुअली मैंने ये मैनिफेस्ट किया है। 21 में एक विजन बोर्ड बनाया था, उसमें एक लड़की थी जो अपनी आइडियल बॉडी वेट में है, फिट और आइडियल बॉडी वेट, हाँ फिट और आइडियल बॉडी वेट में है। हाँ। और वैसे सर को भी, इस बुक को, सब कुछ मैंने मैनिफेस्ट किया है। और मैंने एक शब्द लिख दिया था, बुक्स एंड ऑथर्स। वो नहीं पता था कि मुझे क्या लिखना है, किस तरीके से, बट हाँ ये जर्नी की वहीं से शुरुआत हो गई। और हेल्थ से, अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए कॉन्शियस मैं पहले से हूँ, और अपने वेट के लिए सबसे ज़्यादा, कि मुझे खुद का वेट मेंटेन करना अच्छा लगता है। और
मैंने मेरा वेट लास्ट 25 इयर्स में जो 12th स्टैंडर्ड में था आज भी वही है। मेरा 50 ईयर्स से सेम है, 50 ईयर्स से मेरा सेम वेट है। 1 किलो कम ज़्यादा होता है। है। तो अभी आपकी कैलेंडर एज कितनी है अगर आप बता रहे? मेरी जो कैलेंडर एज है वो है 42 और आई एम 83 बोर्न। नाइस। 82 में मैं एमडी हो चुका था। 80 में एमडी हो चुका था। मेरे एमडी होने के बाद आप पैदा हुई है। सर का और मेरा ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। सर के पास जो डिग्री एमडी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, मेरी भी सेम है। इनका जो उद्देश्य है कि एजलेस भारत अभियान, एजलेस भारत मिशन जो सर का है, तो इस पार्ट, ये जो पूरा मिशन है उसका पार्ट बनना वो मेरे लिए बहुत एक खुश नसीबी की बात है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अब मैं जर्नी जानना चाहूँगी सर, आपके बारे में तो मैं क्या ही इंट्रोडक्शन दूंगी, तो मैं थोड़ा ये कि आप अपने बारे में खुद बताइए और आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कहाँ से आया कि एजलेस बॉडी पे हमें काम करना है? गुड क्वेश्चन मुस्कान। जैसे आपको पता है मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, गुजरात अहमदाबाद में रहता हूँ। मैंने पहले एमबीबीएस किया, फिर एमडी इन प्रिवेंटिव मेडिसिन किया। मैं 30 इयर्स तक मेडिकल फील्ड में काम किया। 4 गवर्नमेंट बदली मैंने, गुजरात गवर्नमेंट, सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मैंने 4 डॉक्टर के रोल किए जो बहुत कम लोग करते हैं। यूजुअली 4 रोल होते हैं। एक क्लिनिशियन का, यानी पेशेंट को ट्रीटमेंट करने का, जो मैंने किया। दूसरा होता है मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर का, यानी टीचर का, वो भी मैंने किया। तीसरा होता है हेल्थ मैनेजर का, तो मैं अहमदाबाद सिटी का टीबी कंट्रोल ऑफिसर था पूरे सिटी का। और चौथा होता है हॉस्पिटल मैनेजर का। मैं बम्बई में एक हॉस्पिटल का मैनेजर था जिसका 1000 का स्टाफ था। तो मैंने 4 रोल किए, 30 साल गवर्नमेंट जॉब किया। फिर वो टाइम पे मेरी एक आदत थी, मैं बहुत अच्छा पढ़ता था, मुझे पढ़ने का शौक़ था। और नोवेल नहीं पढ़ता था, मैं पढ़ता था सेल्फ हेल्प की किताबें, डेल कार्नेगी की किताब और ये। तो ये पढ़ते पढ़ते मुझे मोटिवेशन आने लगा और मैं लोगों से बातें करता था, तो मेरी बातों में लोग इंटरेस्ट लेते थे क्योंकि मैं ऐसी बातें करता था। क्योंकि मेरा बचपन बहुत गरीबी में था, तो मैं सोचा कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, धनवान बनना है, अच्छी लाइफ चाहिए। तो उसके लिए हमेशा मोटिवेटेड रहता था। वो ज़माने में कोई गाइडेंस नहीं मिलता था, तो मैं किताबों से सीखता जाता था, गाइडेंस लेता था। ऐसे करते करते मुझे लगा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गाइडेंस नहीं है, तो मैं क्यों ऐसा नहीं करूं कि लोगों को गाइड करूं। तो ये मेरे मन में दिमाग चल रहा था। फिर मैंने कहीं पढ़ा कि इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल यू हैव टू कन्वर्ट योर हॉबी इनटू प्रोफेशन। शौक़ को ही अपना प्रोफेशन बना दो। और मैंने देखा कि मेरा शौक़ था लोगों से बातें करने का, स्टेज पे जाके बोलने का। तो मैंने सोचा क्या ये मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं अच्छा बोलता हूँ, लोग मेरी बातें सुनते हैं। और अचानक मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने कुछ मैनिफेस्ट किया। मुझे एक जगह से इनविटेशन आया कुछ अलग सब्जेक्ट पे लेक्चर देने का, गुजरात में पालीताना में। हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे शक्ति सिंह जी गोयल, वो एक अच्छे स्पीकर ढूंढ रहे थे। तो उसके यूथ कैंप के अंदर एक मेरा स्टूडेंट था मेडिकल कॉलेज का, तब मैं मेडिकल कॉलेज में था। तो उसको बोला कि तुम्हारे कोई प्रोफेसर है जो दूसरे सब्जेक्ट पे बोल सकते हैं। तो उसको पता था मैं नए नए सब्जेक्ट पे पढ़ता रहता हूँ। तो मेरे पास आया, मल्हार सोनी करके था, अभी वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। सर हमारा एक यूथ कैंप है, उसमें आप कोई और सब्जेक्ट पे लेक्चर देने को आओगे? बोला हाँ बिल्कुल। बोले कौन सा सब्जेक्ट? मैंने बोला माइंड पावर, क्योंकि वो टाइम पे मैं जोसेफ मर्फी की किताब पढ़ रहा था, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो उन्होंने वो शक्ति सिंह जी को बताया। तो बोले ये तो अच्छा सब्जेक्ट है। 35 साल पहले की बात है, 91 में। तो मुझे इनविटेशन मिला, 200 स्टूडेंट आए थे पूरे इंडिया से। युवक बिरादरी करके एक संस्था है जिसकी चेयरपर्सन जया बच्चन है, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन है। उसने मुझे बुलाया, तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड का 1 घंटे का प्रोग्राम दिया। सब लोग इतने प्रभावित हो गए कि जैसे बाहर निकला सब मेरे पीछे पीछे, फोटोग्राफ, सब यंगस्टर। मैं भी हैरान हो गया कि मैंने क्या कर दिया जादू कि सब मेरे आगे पीछे घूम रहे। मज़ा आ गया मुझे। तो अला ये तो काम अच्छा है। फिर दूसरी जगह इन्विटेशन आया, मैंने ये लेके दिया, फिर से वही रिस्पॉन्स। अला वाह ये तो बहुत अच्छा भगवान ने काम दे दिया। तो इसमें से 2 बात पता चली कि ये नॉलेज की लोगों को बहुत ज़रूरत है। हाँ जी। क्योंकि किसी के पास नहीं था वो टाइम पे। और दूसरी बात है कि मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं लोगों को अच्छी तरह से सिखा सकता हूँ।
तो सिखाना शुरू किया, लेक्चर के इनविटेशन आते कि लोग पैसा देने लगे। जी सर। तो मुझे लगा अरे इसमें तो पैसा भी मिलता है। तब इंडिया में ये कंसेप्ट ही नहीं था। जी जी जी। ट्रेनर का कंसेप्ट मेल आया इसके अंदर। फिर मेरे बड़े बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होने लगे, टिकट होती थी। मुझे याद है आज से 22 साल पहले डिशा करके गुजरात में सिटी है, वहाँ मेरी 100 रुपया टिकट थी और 500 रुपया में ब्लैक में बिकी थी। इतना उन्होंने मार्केटिंग कर दिया कि लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, लोगों ने खरीदा था। सूरत में एक बार हुआ था कि हाउसफुल हो जाने के बाद लोगों ने इतना शरारत किया कि कांच तोड़ दिया, हमको पेनल्टी भरनी पड़ी, हॉल के कांच तोड़ दिए थे अंदर आने के लिए। तो ये मैंने देखा कि वाह। फिर मैंने एक मिशन बनाया कि लाखों करोड़ों लोगों को माइंड पावर के बारे में सिखाना है। जी सर। सिखाता गया, मेरी जर्नी चलती रही। लोगों ने किताब मांगा तो मैंने प्रेरणा का झरना किताब लिखी, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर मुझे पता चला कि मैं अच्छा लिखता हूँ। फिर मैं किताब लिखने का सिलसिला शुरू किया, 130 किताबें लिख डाली। फिर फॉरेन के इन्विटेशन आने लगे, फॉरेन जाने लगा, 45 कंट्रीज़ में प्रोग्राम किया। फिर मैंने कहीं सुना था मोरारी बापू ने क्रूज़ में कथा की है, तो मैं भी सोचा मैं भी मैनिफेस्ट करूँ, मैं भी सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया, मैं भी क्रूज़ में जाके प्रोग्राम दूंगा। मैंने 4-5 क्रूज़ में भी प्रोग्राम दिए। तो ऐसे चलते ही रहे। फिर सोचा फॉरेन में जाके प्रोग्राम करूँ। मैं 2 ट्रेन थी ट्रेनर प्रोग्राम दुबई में जाके किया। तो ऐसा मेरा सिलसिला चलता ही रहा। फिर देखता गया कि माइंड पावर तो आजकल बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं और मैं भी सिखा के अच्छा काम किया, संतोष है। फिर मेरे हाथ में एक नया सब्जेक्ट आया जब मैंने दीपक चोपड़ा की किताब देखी, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड। किताब अच्छी है मगर लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है। और भगवान ने मुझे एक अच्छा यूएसपी दिया है कि मैं कोई भी सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि इसको सिंपल करके लोगों को सिखाते हैं। ये किताब लिखी जो आपने भी पढ़ी है, आपको पता है कि कितनी बस किताब पढ़ने के बाद ही मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं आप लोगों से मिलूं। लेकिन मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि आपकी कैलेंडर एज इतनी कम होगी। और मुझे भी बस आप लोगों के जैसा बनना है कि मैं जैसी अभी हूँ मुझे हमेशा वैसे ही रहना है। बिल्कुल रहोगे हमारे साथ, फुल ऑफ एनर्जी। मैं तो कहता हूँ हमारा जो एजलेस बॉडी मिशन है भारत के लिए, उसमें आप जुड़ जाइए। बिल्कुल सर, मैं तो जुड़ चुकी हूँ क्योंकि मेरा जो लाइफस्टाइल बदल गया था, चेंज हो गया था, जो हेल्थ इश्यूज मुझे आए। लेकिन जब मैंने एजलेस बॉडी को पढ़ा, उसमें जो फ्रेमवर्क दिया हुआ है हमारा डेली रूटीन हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, जब मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया तो आज मैं खुद को बहुत फिट महसूस कर पा रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अगले 50-60 साल तक आपको ऐसा ही रहना है। बिल्कुल सर, हेल्दी, फिट, स्माइलिंग, ब्यूटीफुल, सब कुछ रहना है। तो ये मेरी जर्नी रही और अभी तो नए मिशन पे जुड़ गया। अब भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, मैं दुनिया देख लिया, नाम कमा लिया, पैसा बहुत आ गया मेरे पास। तो अब मैं सोचा है कि देश के लिए कोई बड़ा काम करे। हर भारतीय को हम 100 साल जीने का सिखाए, उनको एनर्जी के साथ सिखाए। इसलिए हमारा ये मिशन स्टार्ट हुआ, एजलेस बॉडी भारत मिशन। सर पहले के लोग कितने कितने साल जी जाते थे, लेकिन आज बहुत रेशो कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। 30 की एज में हार्ट अटैक आ रहा है लोगों को, 40 की एज में हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि शायद उन्होंने अपने दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठा ली हैं कि नहीं कि 30 के बाद तो बस अब ख़त्म, 40 के बाद ख़त्म। क्योंकि मैं खुद देखती हूँ हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, तो जो 40 से ऊपर हो चुके हैं, 30 से ऊपर हो चुके हैं, वो कहते हैं बस अब तो लाइफ ख़त्म, हम तो बस जीवन को काट रहे हैं। लेकिन आप लोगों को देख के ऐसे इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमें जीवन में बहुत कुछ करना है और ईश्वर ने इतना सुंदर जीवन दिया है, ये जीने के लिए से ऐसे व्यर्थ थोड़ी जाने देना। मुस्कान, आप ये बात कर रहे तो मुझे याद आया जी, मैंने तो 65 ईयर्स में पायलट ट्रेनिंग ली। मैं हॉबी पायलट हूँ, मैं शौक से प्लेन उड़ाता हूँ। 72 ईयर्स में मैंने स्काई डाइविंग किया, जो सोचते भी नहीं, लोग डरते हैं, लकड़ी लेके चलते हैं, वैसे टाइम पे मैंने ये किया। 63 या 62 में मैंने नाइल रिवर में ये रिवर राफ्टिंग किया जो ग्रेड 4 का था। तो वो ट्रेनर डर रहा था कि इतने बड़े आदमी को कैसे लेके जाने का, एजेड आदमी को, ये तो सीनियर सिटीजन है। मैं बोला मेरी जिम्मेदारी, बोलो वहाँ साइन कर देता हूँ, ऐसा है। तो ये लोग होप छोड़ देते हैं, जब मैं होप के साथ काम करता हूँ। मैं 70 ईयर्स का था तब मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, गुनी गुरु करके मेरा प्लेटफॉर्म है, जो मेरा आइडिया है और मैंने स्टार्ट किया, लोगों को जुड़ा। तो जो यंगस्टर्स होते हैं वही करता रहता हूँ मैं। तो दोस्तों निराश मत होइए, जितेंद्र डे को याद करिए कि वो ये एज में भी कर सकता है। और मेरे बहुत बड़े अभी मैं 75 के ईयर्स में मैं एक नया मिशन शुरू कर रहा हूँ, एजलेस भारत मिशन। आप जुड़ जाइए हमारे साथ।
बिल्कुल सर। और अब मैं डॉक्टर किन्नरी की जर्नी जानना चाहूँगी कि जैसे सर की इतनी मज़ेदार जर्नी है, तो मुझे लगता है आपकी भी ज़रूर होगी, क्योंकि आप दोनों मिलके जो साथ में काम कर रहे हो वो बहुत ही गज़ब का काम है, और शायद ही इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। मुझे खुद नहीं पता था, जब मैंने किताब पढ़ी तब मेरा इंटरेस्ट जागा कि यार ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रूटीन रहता है, हम कल से स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हेल्दी रूटीन। सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं कि यार ये हमेशा ऐसे यंग कैसे दिखते हैं, ये ऐसे क्या खाते हैं, क्या करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच मुस्कान। सबसे पहले मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे इस मिशन में, एजलेस भारत मिशन में जॉइंट होने का मौका मिला। इसकी शुरुआत मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी तब हो चुकी थी। मैंने 3 चीज़ें मेरे बोर्ड पे लिखी थी जब मैं पढ़ाई करती थी, एक तो डॉक्टर, एक टीचर और एक सोशल वर्क। ये तीनों चीज़, तो सबसे पहले तो डॉक्टर बनना था, तो जिसके लिए मैंने डॉक्टर बनी। उसके बाद जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम पे पढ़ाई करते हैं, तो जब मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी तो उस टाइम पे जो सब्जेक्ट जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में लिया, सर भी उसी में ही सर ने MD किया है, जो हमारे बीच में कॉमन है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। ज़्यादातर लोगों का जो फोकस होता है क्यूरेटिव मेडिसिन में होता है कि एक बार बीमारी हो गई उसके बाद उसको ट्रीट करो। हाँ। ये जो एक सब्जेक्ट था वो हर एक जितनी भी बीमारियां हैं वो सबको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में कैसे ले सकते हैं, उसको अटका कैसे सकते, तो उसके ऊपर फोकस करता था, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और फिर मैंने उसमें MD किया। ये नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि बीमारी आने से पहले उसको कर देना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को, जनता को पता नहीं है कि मेडिकल में एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसको प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। ऐसा सब्जेक्ट है, नहीं पता है लोगों को, पहली बार सुन रही हूँ। तो ये ऐसा एक सब्जेक्ट है मेडिकल में जिसका नाम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन है, जिसको कम्युनिटी मेडिसिन भी बोला जाता है। इट इज़ नॉट अबाउट वन पर्सन, इट इज़ अबाउट द होल कम्युनिटी, इट इज़ अबाउट द पब्लिक हेल्थ, कि पब्लिक लेवल पे, लार्जर लेवल पे हम किसी भी बीमारी को कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे होने से बचा सकते हैं। तो वो मेरा मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने उसमें MD किया, और जब MD कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे कोई भी एक बीमारी पे फोकस करके उसका प्रिवेंशन का प्रोग्राम बनाना था। तो उस टाइम पे मेरे नज़र में आया कार्डियोलॉजी, कि हम हार्ट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हार्ट की बीमारियों से मर रही है। तो वहाँ पे मेरी कार्डियोलॉजी की जर्नी स्टार्ट हुई, और मैंने कार्डियोलॉजी स्टार्ट किया। 13 साल कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस की, इंडिया के अंदर की, इंडिया के बाहर की। बट मेरा जो फोकस था प्रिवेंशन का, एक ही चीज़ मैं ढूंढती रही इतने सारे पेशेंट के साथ के इंटरेक्शन के बाद, ऐसी एक क्या चीज़ है। हमें ये तो पता है कि हार्ट डिसीज़ के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर ज़रूरी है, बट एक ऐसी चीज़ क्या है, अगर हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो हम सारे रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। और मेरा जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उस टाइम पे मुझे एक चीज़ पता चली, अगर हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर लें, उसको अगर संभालना सीख जाए, तो सारे रिस्क फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपने शुरू में बताया कि मैं डाइट करना चाहती हूँ बट मैं कर नहीं पा रही हूँ, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों की जर्नी होती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बिलीफ लेके घूमते हैं, 30-40-50 पे मानने लगते हैं कि बुढ़ापा आ गया, और उनका बिहेवियर भी वैसा होने लगता है। तो जब उसके बाद 2020 में मैंने माइंड की शुरुआत की और लोगों को हेल्प करने का स्टार्ट किया, मिरेक्युलस रिजल्ट मिलने लगे। और उसी जर्नी पे मैंने बताया कि जैसे मैंने मेरा विजन बोर्ड बनाया था कि मुझे एक किताब लिखनी है, और उसी दरमियान लास्ट ईयर सर के साथ ट्रेनिंग में मेरी मुलाकात हुई। सर के बारे में जाना कि उनकी लाइफ की जर्नी ऑलमोस्ट सिमिलर रही है मेरे साथ। उन्होंने भी 40 साल की उम्र के बाद माइंड की जर्नी स्टार्ट की थी। मेरा भी 40s के बाद ही ये माइंड वाला जर्नी स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारी सिमिलरिटी थी। और उसी मीटिंग में लास्ट ईयर हम सर से मिले। एक मीटिंग में सर ने एक आइडिया शेयर किया कि एजलेस बॉडी पे लिखना है, और आई थिंक सर आप भी कोई मेडिकल डॉक्टर का ही वेट कर रहे थे इस बुक को लिखने के लिए। और एक बोला जाता है ना कि राइट पीपल, राइट टाइम, राइट थिंग्स हैपन, और इसी की वजह से हमारी आज एजलेस बॉडी जो बुक है वो सबके सामने जैसे मेरे साथ हुआ है। हाँ जी, आपको भी राइट टाइम पे मिल गया। राइट टाइम पे आप लोग मुझे मिल गए, और अभी तो मेरी उम्र काफ़ी कम है, तो
जब तक मैं वहां तक पहुंचूंगी तो मैं बहुत कुछ कर लूंगी। तो आप प्रिवेंशन की एक्चुअल में शुरुआत अभी से ही कर सकते थे। इट इज नॉट फॉर ओल्ड एज पीपल, इट इज फॉर द पीपल लाइक यू। अभी हम देखते हैं कि यूथ भी हम देखते हैं, तो अगर हम 10-12 के बच्चों को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी एज से बड़े लगने लगे हैं और इसका कारण समझ नहीं आ रहा है। वो बिहेव भी वैसा करते हैं, कोई डिप्रेस्ड है, कोई स्ट्रेस में है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि यार तुम्हारा ये 20 की एज में ये हाल है तो तुम्हारा 40-50 में क्या हाल होगा? कैसा होगा? जवानी ऐसी है तो बुढ़ापा, जवानी ऐसी है तो बुढ़ापा क्या होगा? क्यों अगर आज छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं हमें माइग्रेन हो रहा है और हमें डिप्रेशन हो रहा है, हम परेशान हैं, एंजाइटी हो रही है। मुझे याद है कि हम छोटे छोटे थे, हमें नहीं पता था कि ये एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो हमें पता चल रहा है एंजाइटी हो रही है, हमारे साथ के लोगों को हो रही है। मैं अगर बताऊँ, मैं मेरे आसपास कुछ हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं तो वो लोग कई बार आकर कहते हैं हम बहुत स्ट्रेस में, हम परेशान हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, समझ नहीं आ रहा है। तो इसका कारण क्या है ये नहीं समझ आ पाता है। और मेरा मानना ये है कि जो हद से ज़्यादा खाली होगा उसे हद से ज़्यादा डिप्रेशन होगा। हद से ज़्यादा डिप्रेशन होगा जो हद से ज़्यादा खाली होगा। सही बात है। खाली घर इसलिए देखो वही बिल्कुल पर्पस ऑफ लाइफ होना बहुत जरूरी है जी। इवन लंबा जीने के लिए, यंग रहने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए। ज़्यादातर लोग क्या होता है कि पर्पस के बिना जीते हैं। मैं हमेशा मेरे प्रोग्राम में सिखाता हूँ कि गोल इज़ व्हाट यू वांट, हाँ जी, एंड व्हाई यू वांट इज़ अ पर्पस। जब तक आपके गोल के साथ पर्पस नहीं जुड़ेगा ना तो आपका गोल का कोई मतलब नहीं होता है और आप खालीपन ही रहेगा। फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि मुझे 100 करोड़ रुपया कमाना है, आपका गोल है, मगर इसके पीछे वाई भी होना चाहिए। वाई आई वांट 100 करोड़, मैं क्या करूँगी? अगर वर्दी मिशन नहीं है ना तो गोल आपको दुख देगा, सुख नहीं देगा। तो मैं हमेशा सिखाता हूँ कि पर्पस के साथ जीना शुरू करें। सर जैसे कि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि वो कहते हैं हमें ये करना है, वो करना है, सारा दिन सोचते रहेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं और आखिर में आके हम टेंशन में, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें। उनको गाइडेंस की कमी होती है। बेसिकली ये जो पॉडकास्ट का जो सिस्टम निकला है ना मुझे बहुत पसंद है। हाँ क्योंकि घर बैठे हमें बहुत सारे एक्सपर्ट का फ्री में गाइडेंस मिल जाता है। हाँ जी, समझा ना? नहीं तो जैसे मेरे पास आते हैं तो मैं हेवीली चार्ज करता हूँ ये गाइडेंस देने के लिए, जबकि ये जो पॉडकास्ट देखेंगे उनको तो फ्री में मिल जाएगा। और मेरे पास वेटिंग लिस्ट है अभी कितने लोगों का। अभी कल ही रात को कनाडा से मैसेज आया कि मुझे आपसे बात करनी है, ये करना है, मैं वेटिंग में रखता हूँ। तो कितना अच्छी सिस्टम बनाई जिन्होंने भी ये टेक्नोलॉजी लाया, पॉडकास्ट वाला, ये ऑनलाइन जूम वाला, बहुत अच्छा है। इससे युवाओं को बहुत फ़ायदा होगा। फ्री में सब कोई गाइडेंस मिलता है। मुझे याद है मैं छोटा था तब मुझे कोई गाइडेंस नहीं था। सब अपनी मर्जी से ट्रायल एंड एरर से करता गया। तो मैं लेट सक्सेस मिली, मगर मिली तो सही, क्योंकि मेरे अंदर एक आग थी सक्सेसफुल होने की। आजकल के लोगों के पास नहीं है ये सब चीज़ें। मुस्कान, यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी कि हम जब छोटे थे, मतलब सर के पास तो बहुत लेट में आया, जब हम छोटे थे तब मोबाइल नहीं थे। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि हम खेले, हम हमारे फ्रेंड्स लोगों के साथ खेले। और आज जो जनरेशन की बात कर रहे हो कि वो थोड़े अपनी उम्र से ज़्यादा दिखने लगे, एक्चुअली उनका भी कोई दोष नहीं है। जिस तरीके की जो हमारी सिचुएशन, हमारा एनवायरनमेंट हुआ है, जो स्क्रीन टाइम बचपन से बच्चों को मिल रहा है, उसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। वो ज़्यादातर टाइम जो फ्रेंड्स लोगों के साथ बिताना चाहिए वो अभी मोबाइल के साथ बिता रहे हैं। ठीक है, डेटा बहुत सारा है, डायरेक्शन नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, कम्युनिकेशन बहुत है मगर ट्रांसफॉर्मेशन है। कम्युनिकेशन बहुत है बट कनेक्शन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज प्री मैच्योर एजिंग बहुत कॉमन हो चुका है। और दूसरी एक चीज़ कि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, अगर हम हमारे ब्रेन का इवोल्यूशनरी सिस्टम देखें तो हमारा ब्रेन इतनी सारी इंफॉर्मेशन के लिए रेडी नहीं है, प्रोसेस करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ब्रेन का इन्फ्लामेशन होता है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में सूजन की तरह समझ सकते हैं। और इसकी वजह से अगर ब्रेन इन्फ्लामेशन होता है तो बॉडी तो इन्फ्लाम होनी ही है। तो प्री मैच्योर एजिंग उसी का ही पार्ट है। तो ये हमारी पूरी जो सिस्टम है उसमें एक फॉल्ट है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। सर ने हमें बताया कि एजलेस बॉडी कैसे काम करती है। सर इसमें मैं यही ऐड करना चाहूँगी कि आपको देख के बहुत मैं इंस्पायर हुई हूँ और अभी भी बिलीव नहीं हो पा रहा है कि आप 75
होंगे। कभी बिलीव नहीं करोगे। नहीं, हाँ, वो मुझे नहीं होने वाला है बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं देखते हैं तो 75 एज की जो इमेज क्रिएट होती है वो लाइक कि घर में बैठे हुए हैं, दवाई खा रहे हैं, दूसरों पर डिपेंड हैं, लकड़ी लेके घूम रहे हैं इस तरह से। सिर्फ तो मेरी वाइफ बिलीव करती है कि मैं 75 का हूँ, बाकी कोई बिलीव नहीं करता। जी सर। तो सर मैं ये कहना चाहूँगी जो लोग होप छोड़ चुके हैं लेकिन उनके मन में बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं थी जो रह गई हैं, तो वो कैसे उस चीज़ को वापस जी सकते हैं? बिल्कुल, पहले तो आपको अपना हेल्थ का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। हाँ जी सर। मैं हमेशा मेरे प्रोग्राम में कहता हूँ कि ये मानव शरीर है ना, ये प्रॉपर्टी है, जिसको प्रॉपर्टी के रूप में देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या है आपको पता नहीं है। मैंने मेडिकल किताबों में पढ़ा है कि ये बॉडी की वैल्यू है $7 बिलियन, यानी आप नाक कान सब टुकड़ा टुकड़ा करके ओपन मार्केट में बेचोगे तो आपको $7 बिलियन मिल सकता है। किसी को बेचना है तो मेरे पास आना, मैं बताऊँगा क्या रास्ता है, मगर कोई बेचेगा नहीं। आप अपना नाक कितने रुपये में बेचोगे बताओ, मुझे चाहिए, कितने में बेचोगे? करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़? नहीं सर, मैं क्यों बेचूंगी अपना नाक? 10 करोड़ में भी नहीं। अच्छा, दोनों आंखें? सर नहीं बेचनी है मुझे। अपना कलेजा यानी कि सर जब तक जिंदा हूँ कुछ नहीं बेचना। इसका मतलब सोचो कि आपके पास ये जो भगवान ने प्रॉपर्टी दी उसकी कितनी बड़ी वैल्यू है। बिल्कुल। मगर हम इस प्रॉपर्टी की केयर नहीं करते हैं क्योंकि फोकट में मिली है, इसका भगवान ने बिल नहीं भेजा है। भगवान ने एक ही गलती की है, इतनी बड़ी हमें गिफ्ट दे दी, प्रॉपर्टी दे दी, एक मानव शरीर दे दिया, मगर कोई बिल नहीं भेजा है। ये बड़ी गलती है उनकी। अगर वो गलती नहीं करते हैं तो सब लोग संभाल के रखते हैं। एक 10 लाख की गाड़ी लेते हैं तो हम कितनी केयर करते हैं, उतनी भी केयर नहीं करते। अवेयरनेस ही नहीं है, बस जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये सब युवा के उसके अंदर घुस गया है। बिल्कुल सर। और मौत भी दोबारा नहीं मिलेगा, एक ही बार आया, समझ लेना। और मैंने बहुत यंगस्टर को मरते हुए देखा है, ये डायलॉग वाले लोगों को भी देखा है जी। तो सबसे पहली बात है कि अवेयरनेस ज़रूरी है। इसलिए तो हमने ये एजलेस भारत मिशन स्टार्ट किया है कि लोग अवेयर हो जाए कि हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंस है और हेल्थ से क्या क्या हो सकता है, ये भी लोगों को पता नहीं है। क्या क्या फ़ायदा होता है? आप हेल्दी है तो बताइए क्या फ़ायदा हो सकता है? सर देखिए, मेरा तो मानना ये है कि जब से मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया है, खुद की हेल्थ पर ध्यान देना शुरू किया है, किताब पढ़ने के बाद, एजलेस बॉडी, ऑब्वियसली किताब पढ़ने के बाद जब से मैंने ध्यान देना शुरू किया है तब से मुझे लाइफ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं बाकी सभी लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में हमारे बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं और हम दिन रात भाग रहे होते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कि पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन वो पैसा भी तो तभी काम आएगा ना जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो जैसा कि आपने कहा कि जो हमारे पास सबसे बड़ी हमारी कीमती चीज़ है, जिससे ज़्यादा महंगा कुछ हो नहीं सकता, वो हम खुद हैं, हमारी हेल्थ है। तो अगर ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। आपको पता है स्टीव जॉब की डेथ हुई थी 54 ईयर्स में जी, और उन्होंने मरने के पहले ये एग्री किया था कि मैंने ये गलती किया। राकेश झुनझुनवाला जो हमारे इंडियन थे, उनकी डेथ हुई वही टाइम पे और उन्होंने भी अपनी गलती को स्वीकारा कि मैंने हेल्थ को केयर नहीं किया। तो एक बार गलती करने के बाद स्वीकारने से कोई फ़ायदा नहीं है, जर्नी ऑफ नो रिटर्न हो जाती है। तो अभी से युवाओं को समझना है कि नो रिटर्न वाली जर्नी है, समझ जाइए। और युवाओं को पता नहीं है कि प्लेजर और हैप्पीनेस में क्या फ़र्क है, आनंद और सुख में क्या फ़र्क है। ये आनंद होता है वो टेम्पररी होता है, पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, आनंद आया। हैप्पीनेस अलग चीज़ है, हैप्पीनेस इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो हमें कभी कभी ऐसा होता है कि अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए कभी कभी हमारे शॉर्ट टर्म जो प्लेजर होती है उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है। जैसे आपको खाने का शौक है, पिज़्ज़ा बर्गर खाने की इच्छा हुई तो थोड़ी देर के लिए वो आनंद देगा, डोपामिन रिलीज होगा, आनंद देगा। मगर परमानेंटली हैप्पीनेस चाहिए तो अगर आपको पिज़्ज़ा बर्गर नुकसान करता है तो आपको उसको सेक्रीफाइस करना है। यही जीवन है, यही समझदारी है, मगर लोग नहीं समझते हैं। ऐसा होता है, देखो किन्नरी कितना खाने में कंट्रोल करती है, उनको क्या इच्छा तो होती होगी ना, मगर वो कंट्रोल करती है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म प्लेजर को कंट्रोल करके अपना लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का सोचती है।
जैसा वो सोचती है ऐसा हर इंसान को सोचना चाहिए। सही है ना? सही है सर। और इतना ज़्यादा विल पावर का ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि जब हम डाइट पे होते तो हमको हमारा विल पावर, बहुत कंट्रोल, बहुत सेक्रीफाइस, बट मेरे लिए वो सेक्रीफाइस नहीं है, क्योंकि मैं खुद बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करती हूँ। अगर आप इस गेम को एक ये पूरी जो जर्नी है डाइट पे जाने की, खुद के बॉडी के ऊपर काम करने की, अगर आप उसको एक गेम बना लो, अलग अलग अपनी माइंड की टेक्निक, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP की टेक्निक यूज़ करना स्टार्ट कर दो, तो आपके लिए ये छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना एक बड़े गोल के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप इसको थोड़ा और इजी टर्म में समझाएंगी? मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ कि मैंने मेरे लिए एक अफर्मेशन बनाया है कि आई ट्रीट माई बॉडी लाइक अ टेम्पल। ठीक है, मैं मेरी बॉडी को एक टेम्पल की तरह मानती हूँ, और सर ने तो इसका प्राइस भी बता दिया कि कितना कीमती है ये। ठीक है, तो जब शुरू में कुछ नहीं होगा, आई ट्रीट माई बॉडी लाइक अ टेम्पल, मैं उसको लिखती थी, उसको सुनती थी और उसको रीड भी करती थी, तो मैं हर तरीके से मेरे ब्रेन को प्रोग्राम कर रही हूँ कि माई बॉडी इज़ अ टेम्पल। जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के लिए प्रोग्राम हो जाता है और मेरे सामने पिज़्ज़ा पड़ा है, तो शुरू में शायद मैंने खा लिया, बाद में मुझे याद आएगा आई ट्रीट माई बॉडी लाइक अ टेम्पल, क्या मैंने उसको उस तरीके से ट्रीट किया? आंसर इज़ नो। नेक्स्ट टाइम उसको देखते ही वो मुझे याद आ जाएगा कि आई ट्रीट माई बॉडी लाइक अ टेम्पल। शायद लोगों के आसपास हो तो मैंने थोड़ा ले लिया, बट थर्ड टाइम आई विल स्टॉप माई सेल्फ, मैं उस चीज़ के पास नहीं जाऊंगी। हम मंदिर में जाते हैं तो कैसा कोई कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं देते, हर चीज़ नहीं देते हैं। जब हम भगवान को कुछ भी देते हैं, सब कुछ प्रसाद भी नया घर का बना के देते हैं, तो अगर मेरे लिए मेरी बॉडी टेम्पल है तो मैं क्या कुछ भी दे दूंगी? नहीं दूंगी ना। तो इस तरीके से दिस इज़ द वन टेक्निक। दूसरी बहुत सारी टेक्निक्स आप यूज़ करके ये जो एजलेस की जो जर्नी है उसको बहुत इजी बना सकते हैं, और जो हमने हमारी बुक में लिखा हुआ है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज़ करके खुद के ब्रेन को ट्रेन करके आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इस बुक में मिलेगी। जैसे आपने बात की सबकॉन्शियस माइंड की, तो कुछ लोग कहते हैं कि सोचने से क्या होगा। जैसे आज मैं बैठी हूँ, मैं सोचूं कि मुझे तो 10 करोड़ की कंपनी बनानी है, 100 करोड़ कमाने हैं, ये करना है, वो करना है, तो बहुत सारे लोग आते कहते तू पागल वागल है क्या यार, ऐसे थोड़ी होता है कि सोचने से सब हो जाएगा। तो इसमें सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ये आप थोड़ा बिल्कुल जनता को बताइए। देखो, कोई भी काम की शुरुआत सोचने से ही होती है जी। और न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कहती है कि हम जो भी करते हैं उसके हिसाब से हमारे ब्रेन में चेंजेस होते हैं। कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, ये सभी में हमारे ब्रेन में केमिकल चेंजेस होते हैं। और बार बार कोई चीज़ करते रहते हैं तो केमिकल चेंजेस रिपीट होते रहते हैं। और न्यूरोप्लास्टिसिटी करके एक साइंस है, उसमें ये बताते हैं कि न्यूरॉन्स जो होते हैं, हमारे ब्रेन के सेल होते हैं जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, उसकी एक संख्या होती है, उसके कुछ कनेक्शंस होते हैं और उनके कनेक्शन की क्वालिटी होती है। तो जो हम सोचते रहते हैं बार बार, तो वो कुछ टाइप के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं सोचने के, वो और एक्टिवेट होते हैं, ज़्यादा केमिकल रिलीज करते हैं, तो उनके बीच में बॉन्डिंग बढ़ता है जिसको वायरिंग कहते हैं। जी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का साइंस ये कहता है कि न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर वायर टुगेदर, जो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, उनका वायरिंग स्ट्रॉन्ग होता है, यानी हमारे ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल ट्रैक बनने लगते हैं और हमारी पूरी नर्वस सिस्टम उसको फॉलो करने लगती है। तो होता क्या है कि बार बार सोचोगे तो वो जैसे धनवान बनने का आपने ट्रैक बना दिया, तो वही सोच चलती रहेगी और वही सोच आपकी बॉडी को पूरी प्रिपेयर करेगी ऐसे काम के लिए जो आपको धनवान बना देगा। दूसरी बात है, जो सोचते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्राम कमांड के रूप में चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा सर्वेंट है, एक पावरफुल सर्वेंट है, चला जाता है और सबकॉन्शियस माइंड आपको वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ले लेता है, मुकाम तक पहुँचाने की, जिसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैं छोटा था तब सोचता था जैसे आप सोच रहे मुझे धनवान बनना है, दुनिया घूमनी है, सोचता था। तब मेरे पास कोई प्लान नहीं था, कोई हेल्प नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं था, बस मैंने सोचना बंद नहीं किया। कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरे से नहीं होगा, होगा ही, सोचता ही रहता था और आज ये सब कुछ हो गया। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जी, जिसका बंगाली फिल्म एक्टर है, उसने सिर्फ सोचना शुरू किया
कि मुझे अमिताभ बच्चन के साथ काम करना है और उसको सरकार पिक्चर में विलन का रोल मिला। देखिए, तो सोचने से ही सब कुछ होता है, मगर लोग ये गलत सोचते हैं या सोचना ही बंद कर देते हैं। जी सर। और हमारे पेरेंट का भी रोल है, जब बड़ी बातें करते हैं, बड़ा सोचते हैं, तो मैं रोक के सेक्चुअली मत बन, ये मत कर, बकवास मत कर, बन जमीन पे आ जाओ, हवा में मत उड़। तो मैं तो पेरेंट को बोलता हूँ, जब आपका बच्चा बड़ी बात करे ना, तो उनको एनकरेज करने का, उनको रोकने का नहीं कि बड़ी बातें मत कर, ऐसा है। और मुझे याद है कि मेरे प्रोग्राम में मैं पूछता था सबको गोल क्या है जी। तो एक बच्चे ने बोला मुझे भगवान बनने का गोल है, तो सब हंसने लगे थे। हाँ जी। और मुझे भी ऐसा लगा था कि ऐसा भी गोल हो सकता है। हाँ। बट अभी मैंने इतना नॉलेज लिया कि इंसान भगवान भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है ना? सर। तो तब मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो अगर गया। हम जर्नी देखें भगवान श्री राम की, तो जब उनका जन्म हुआ वो एक नॉर्मल इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो जर्नी शुरू की तो वो इंसान से भगवान बनने तक की जर्नी थी। उनका जो पूरी लाइफ जर्नी रही है, किस तरह से भगवान श्री राम ने अपनी लाइफ को जिया, लाइक बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ अपने डेली रूटीन को फॉलो करके डिसिप्लिन लाइफ जी के, और वो भगवान बन गए। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए और उनको हम फॉलो करते हैं। तो वो हमारे महापुरुष थे, भगवान श्री कृष्ण हमारे महापुरुष थे। तो इस तरह से अगर आज के समय में भी कोई चाहे तो वो भी भगवान बन सकता है। मैं आपको एक बताता हूँ जी। जितने भी भगवान और संत और गुरु है जी, उसको हम याद करते हैं। भगवान राम, कृष्णा, महावीर, बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, प्रोफेट मोहम्मद, बाद में जितने बाबाज और गुरुज है, रामदेव बाबा है, पांडुरंग शास्त्री है, जितने भी है, ये सभी लोगों को याद करिए कि वो इस दुनिया में आए थे इंसान बन के। जब ये दुनिया छोड़ के गए तो भगवान, संत, गुरु, पैगंबर ये बन के गए। तो उन्होंने क्या ऐसा किया कि जब इस दुनिया में एंट्री लिया तब वो इंसान थे, जब गए तब महामानव, भगवान, तीर्थंकर और पैगंबर बन गए। तो मैंने उसका स्टडी किया कि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को पहचाना, उनको डेवलप किया और उनका इस्तेमाल उन्होंने लोगों के भले के लिए किया। इसलिए वो इंसान में से भगवान बन गए, संत बन गए, गुरु बन गए। दूसरी बात है कि उन्होंने काम क्या किया, ये सभी लोगों का देखोगे तो उन्होंने जीवन भर क्या काम किया। लोगों को ये सिखाना है का कि जीवन कैसे अच्छी तरह जी सकते हैं, है। तो इसका मतलब बेसिकली दे वर लाइफ कोच, जी, है ना। ये भगवान को मैं लाइफ कोच ही कहता हूँ। हाँ जी। उन्होंने जीवन में सुखी कैसा होना यही ज्ञान दिया। सब गुरु लोग हमारे जो होते हैं व्यासपीठ पे बैठ के वही ज्ञान देते हैं, और जितेंद्र अड़िया टाइस पहन के भी वही ज्ञान देता है ना जी। तो हमारा भी वही रास्ता है। अगर यही ज्ञान को हमें अल्टीमेट लेवल पर पहुंच जाए तो हमारी जर्नी भी वही है। दिस इज द मोस्ट स्पिरिचुअल प्रोफेशन। मैं इसलिए लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि ट्रेनर बनो, लाइफ कोच बनो, क्योंकि ये भगवान का काम है। भगवान बनने का एक ये रास्ता है, क्योंकि वो भी लाइफ कोच है और हम भी लाइफ कोच है, है ना। गीता में, कुरान में, सभी जगह क्या लिखा है, सुखी होने का तरीका तो दिखाया है बाइबल में, सब जगह पे। प्रेरणा का झरना में भी वही सिखाया हमने। जी सर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने भगवत गीता के साथ आपकी प्रेरणा का झरना किताब रखी है, और वो मंदिर में रखी है, ऐसे भी बोलते हैं लोग मुझे, क्योंकि वो भी सुखी होने का ज्ञान है, भगवत गीता में भी सुखी होने का ज्ञान है, ऐसा है। चलो, बहुत सारी बातें करनी है हमें तो आज। हाँ जी। तो सर ने हमें बताया कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से सोच सकते हैं। आजकल लोगों का बिलीफ ये है कि वो नेगेटिव सोच लेंगे, लेकिन कुछ अच्छा सोचने में तकलीफ हो जाएगी और वो सोचना बंद कर देते हैं। तो सिंपल टर्म्स में यही है कि हम सोचते रहें तो हमारा माइंड फिर हमें उसी लक्ष्य की और लेकर के जाता है। कि जैसे अभी मैंने सोच लिया है कि मुझे अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सिर्फ धन की इच्छा है। मुझे धन इसलिए कमाना है क्योंकि मुझे लोगों की मदद करनी है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये धन, ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना धन के हम लोगों की मदद कैसे करेंगे? एक बात बताऊं जी। हमारे जितने भी भगवान हुए ना, वो राजा के घर में पैदा हुए। हाँ जी। और जितने भी संत हुए ना, वो मिडिल क्लास या गरीब घर में पैदा हुए। हाँ जी। सभी का लिस्ट देख लो जी। कोई भी राजा का राजकुमार, कोई संत नहीं बना। हाँ। और कोई ऑर्डिनरी इंसान में से कोई भगवान नहीं बना, सब राजा के घर से आए। यानी भगवान बनने के पहले भी आपको धनवान तो बनना ही पड़ता है। हाँ। ये ओशो भी कहते हैं एग्जैक्टली, भगवान बाद में बनेंगे, पहले धनवान बनो। बिल्कुल वही मेरा मानना है। और जो मेरा लक्ष्य है, जिसको लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो मुझे अब सिर्फ वही दिख रहा है एजलेस बॉडी को पढ़ने के बाद, कि वो मेरा सामने रेड रिबन है और मुझे वहीं तक जाना है।
और मैनिफेस्ट हो जाएगा। हाँ, देखो भगवान हमेशा एक ही शब्द बोलते हैं, हाँ जी, तथास्तु, यानी हो जाएगा। जी, हम जो सोचते हैं उसके ऊपर वो- भगवान तथास्तु करते हैं। जी, हम जो बोलते हैं उसके ऊपर भी भगवान तथास्तु करते हैं। हम दिल से जो मानते हैं उसके ऊपर भी तथास्तु करते हैं। आप सोच रहे हो कि आपको धनवान बनना है, भगवान तथास्तु करेंगे। बोलती रहती हो, अभी पॉडकास्ट में भी बोला है, भगवान तथास्तु कर रहे हैं। जी सर, मानती हो तो हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका सर। धनवान बनना नहीं चाहिए, मगर ये रास्ता सही है। हमारा जो एजलेस भारत जी मिशन सर। है ना, उसका रास्ता सही है। ये रास्ते से बहुत- धनवान भी बहुत बन सही है सकती है और लोगों की सेवा भी हो सकती है। जी सर। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है, मैं जो जनता से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको एजलेस बनना है तो यूनिवर्स हमेशा तथास्तु कहने के लिए रेडी है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें और आप अपनी एजलेस जर्नी को स्टार्ट कर सकते सर, मैंने एजलेस बॉडी तो खुद से पढ़ी है, लेकिन मैं आपके मुंह से जानना चाहती हूँ कि आखिर ये है क्या और मैं अपने गोल को कैसे अचीव कर सकती हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन मुस्कान। जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके अंदर वो सभी कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से आप अपने गोल को अचीव करोगे। जी, मगर लंबा जीने का, एनर्जी के साथ जीने का, हमेशा यंग रहने का, ये बहुत ज़रूरी है ये सब बिल्कुल। गोल अचीव करने के लिए। उसके लिए क्या करना है कि पहले तो आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि मुझे कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं करनी है जिससे मेरी हेल्थ को डैमेज करे। एक मैं कंसेप्ट लाया हूँ, एजलेस बैंक अकाउंट करके कंसेप्ट लाया हूँ, जो मैंने ये किताब में लिखा है, हमारी जी। किताब में। जैसे हम बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं, हाँ जी। पैसा जमा करते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं, उसकी वजह से एक हमारा बैलेंस बनता है। ऐसे ही हमारे शरीर के साथ, हमारी बॉडी के साथ हमारा एक अकाउंट ऑपरेट करते हैं हम, जिसमें डिपॉजिट भी होता है और विड्रॉल भी होता है। ये डिपॉजिट एंड विड्रॉल कैसे, मनी से नहीं होता है, जी, ये हमारे विचारों से होता है और हमारे एक्शन से होता है। अगर हम हमेशा नेगेटिव विचार करते रहेंगे तो विड्रॉल का काम करेगा, यानी कि हमारी बॉडी को डैमेज करेगा। अगर हम पॉजिटिव विचार करेंगे तो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होगा, यानी हम एजलेस बनेंगे। हम बिलीव करेंगे कि हम एजलेस रह सकते हैं तो वो डिपॉजिट होगा। हम बिलीव करेंगे कि नहीं नहीं, अभी तो मेरी उम्र हो गई है, अब तो मेरी बीमारी आएगी, जी। ये होगा, तो हम इसको विड्रॉल करते हैं। तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है और हमेशा डिपॉजिट वाली बातें करनी है। दूसरी बात है कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है, कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। जो बुरी होती है वो घटना है हमारे मन के अंदर एक डीप बैड इंप्रेशन छोड़ देती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी में चली जाती है जी। और वो बार बार हमें परेशान करती है, नेगेटिव सिग्नल भेजती है जो हमारे बॉडी को नुकसान करते हैं। तो जितने भी हमारी पास पेनफुल मेमोरी होती है उसको रिलीज़ कर देनी चाहिए। जी, उसके भी एक NLP की टेक्निक है कि हाउ टू रिलीज पास्ट पेनफुल मेमोरी। तो जितने भी नेगेटिव बैगेज लेके आप घूमोगे जी, उतना आपका बॉडी को डैमेज होगा, यानी आप विड्रॉल करते हैं। और जितनी अच्छी बातें आपने जीवन में हुई है, अच्छे लोग आपके जीवन में आए जिन्होंने आपको हेल्प किया, कंट्रीब्यूट किया आपकी लाइफ में, उनको याद करके उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करोगे तो डिपॉजिट करोगे, यानी आप एजलेस बनते जाओगे। तो विचारों से, बोलने में भी अगर आप नेगेटिव बातें करोगे तो भी वो विड्रॉल होता है, अच्छी बातें करोगे, पॉजिटिव पावरफुल बातें करोगे तो डिपॉजिट्स होता है। वैसे आपके एक्शन, आप जंक फूड खाओगे जो बॉडी को नुकसान करता है तो विड्रॉल हो गया। आप हेल्दी फूड खाओगे तो ये आपका डिपॉजिट हो गया। आप ज़्यादा स्क्रॉलिंग करोगे सोशल मीडिया पे, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करोगे, जिसको ब्लू लाइट और अल्ट्रावायलेट रेज है जो आपकी आंखों में जाता है, जो आपको नुकसान करता है, आपकी पूरी सर्कैडियन रिदम होती है उसको बिगाड़ देता है। तो वो अननेसेसरी ज़्यादा करोगे तो आपको एज को नुकसान होता है, यानी आप विड्रॉल करते हो। मगर मोबाइल फास्टिंग करोगे, डिजिटल फास्टिंग करोगे, उससे दूर रहोगे तो फ़ायदा है। मैं 12 आवर्स नियरली डिजिटल फास्टिंग करता हूँ, 24 आवर नहीं रहता, फ़ोन मेरे बाजू में नहीं रहता है, दूर रखता हूँ, मैं बंद करके रखता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं एजलेस बनने के लिए करता हूँ। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का भी ध्यान रखना है। फिर खाने का सिर्फ क्या खाते हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, कौन से टाइम पे खाते हो, रेगुलर, ये भी है, कौन से माइंडसेट में खाते हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो खाते खाते 3-4 बिजनेस के फ़ोन की बातें करते रहते हैं जी, वो गलत है, वो विड्रॉल करते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब आप खाते हो तो फ़ोन को हाथ मत लगाओ। मैं रात को 10 बजे मेरा फ़ोन बंद हो जाता है, सुबह 7 बजे मैं ऑन करता हूँ, ऑटोमेटिक सब सिस्टम बनाई हुई है। ये चीज़ है। फिर मूवमेंट, हमारा शरीर मूवमेंट के लिए बना है,
आप पूरे दिन सोफा में बैठे रहोगे, गाड़ी में बैठे रहोगे, तो क्या होगा कि आपका शरीर और हमारा जो ब्रेन है वो मूवमेंट चाहता है। हम क्या करते हैं कि हम ये मानते हैं कि काम करना वो तो नौकरों का काम है, हम तो सेठ है, मालकिन है, हम नहीं करेंगे। ऐसा करोगे तो वो एजलेस नहीं बनोगे, वो विड्रॉल होता है, बैठे रहना वो विड्रॉल है। मगर आजकल क्या प्रॉब्लम है, जैसे धन की बढ़ोतरी होती है लोग नौकरों से काम करवाते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि थाली सामने पड़ी है, खाना सामने पड़ा है, फिर भी किसी के वेट कर रहा है कि वो उसमें से बर्तन में से निकाले, उनको परोसे। यानी इतना भी नहीं कर सकता, अपना हाथ से उठा कर डाल नहीं सकता। तो क्या होता है कि अपने शरीर को नेगेटिवली यूज़ कर रहा है, जो उनको नुकसान करता है, उनका एजिंग बढ़ता है। फिर जो आदतें होती है, ख़ास करके शराब की, सिगरेट की, टोबैको की, यह बहुत डेंजरस है। मुझे तो पता है कि आपकी कोई ऐसी आदत नहीं, क्योंकि आप आध्यात्मिक इंसान हो, मगर बहुत सारे लोगों की होती है जो ये करते रहते हैं और मज़े के लिए, किक के लिए करते हैं, एड्रेनलिन रस के लिए करते हैं और डोपामिन के लिए करते हैं। मगर ये गलत तरीका है डोपामिन का। डोपामिन पाने का और भी तरीका है, जो हमारा हैप्पीनेस हार्मोन है। तो बहुत सारी चीज़ है जो हमने ये किताबों में मेंशन किया है, ये जो आपने पढ़ी है तो इसको करो। अब आप मुझे बताओ कि ये सब करते हो या नहीं करते हो, क्या इसमें से कोई कमी है जो आप ये किताब पढ़ने के बाद आपके ध्यान में आई, जो आप बदलना चाहते हो, ऐसा कुछ है? सर कमियां तो मुझे बहुत सारी लगी, क्योंकि पहले मेरा तो जो शेड्यूल था वो भी बहुत डिस्टर्ब था। लेकिन अच्छा बताया, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी इन लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपॉजिट। हाँ सर, वही मेरी लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन आया और मैं जब से बुक को फॉलो कर रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ पहले मेरा रेगुलर मेडिटेशन होता था, वो भी छूट गया था बीच में। तबीयत ख़राब होती है तो मन एकदम निगेटिव चला जाता है। और जैसे आपने बिलीफ सिस्टम की बात की, तो जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम अपने मन में एक बिलीफ बना लेते हैं कि नहीं, अभी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी हमें बेड रेस्ट है तो हम बेड पे ही रहेंगे। तो वही बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर आ गया था। और आज के समय में लोगों के साथ भी यही हो रहा है। लोग अपना एक बिलीफ बना लेते हैं कि नहीं, हम तो नहीं कर पाएंगे, और जब वो सोचते हैं तो वो निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। वो कितना भी कोशिश कर ले, नहीं हमें पॉजिटिव सोचना है, तो वो नहीं हो पाता है। कई बार एनर्जी लेवल बहुत डाउन चला जाता है। तो अच्छा, आपने बताया तो मुझे एक बात याद आ गई कि नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग इज़ अ हैबिट है, बचपन से हो जाती है ये हैबिट। तो इसको बदलने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, बदलती नहीं है। तो मैंने एक टूल निकाला है जिसका नाम है मन की प्रार्थना। मन की प्रार्थना, इट इज़ बेस्ड ऑन एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन। तो इतनी पॉपुलर हो गई और इतना अच्छा काम कर रही है, तो मैंने सोचा इसको समाज सेवा के लिए छोड़ देते हैं। तो मैंने मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर, गुनी गुरु की यूट्यूब चैनल के ऊपर है, तो मैंने फ्री में रख दी है वहाँ पे। आज तक कितने सारे लाखों लोगों ने उसका यूज़ किया है। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि मैं नेगेटिव थिंकिंग की आदत से निकलना चाहता हूँ, तो क्या करें, आप यूट्यूब पे जाइए, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया की मन की प्रार्थना को देखें, सुने और डेली करें, आपका जीवन बदल जाएगा। मुझे सबसे अच्छा फीडबैक यही मिलता है, सर आपकी मन की प्रार्थना है ना, वो तो अद्भुत है, उससे तो मेरा जीवन बदल गया। अच्छा, एजलेस बनने के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि नेगेटिव थिंकर होते हैं, वो बॉडी में विड्रॉल कर रहे हैं ये एजलेस बॉडी अकाउंट में। तो जैसे ही उनकी आदत बदल जाएगी तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये ज़रूर करिए। आपने देखी नहीं होगी शायद वो प्रार्थना, कभी देख लेना। मन की प्रार्थना बाय डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, ज़बरदस्त है, मैंने फ्री में रख दी है। डॉक्टर अड़िया सर ने हमें बताया कि किस तरह से एजलेस बॉडी काम करती है, क्योंकि मैं तो इसको पढ़ रही हूँ, लेकिन सर से सुनने में मुझे और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आई कि मैं इनको और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकती हूँ। वही मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आप इस किताब को लिख रहे थे तो आपको कोई अननोन फैक्ट्स पता चले लाइफ के बारे में और एजलेस के बारे में? मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैंने 13 साल कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस की है। तो हर बार जब भी पेशेंट क्लिनिक में आते हैं तो हम प्रिवेंशन की बहुत सारी बात करते हैं। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि हार्ट, मतलब आप अगर हार्ट में कुछ तकलीफ होती है तो डेथ हो सकती है, बहुत सीरियस बीमारी है। तो जब मैं ये बुक लिख रही थी और मेरा जो 13 साल का अनुभव था, तो उसमें एक बहुत नई फाइंडिंग जो मुझे पता चली, एक हार्वर्ड का स्टडी हुआ था जो 1938 में स्टार्ट हुआ है और वो स्टडी अभी भी चल रहा है। 3 जनरेशन तक वो स्टडी की है और उस स्टडी की जो फाइंडिंग थी वो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थी। मैं हमेशा पेशेंट को बोलती थी
कि डाइट करिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप स्मोकिंग और जो दूसरी आदतें हैं उसको बंद कर दीजिए। हर बार ये एक एडवाइस रहती थी कि अगर आपको हार्ट डिसीज से बचना है तो ये करिए। बट ये जो स्टडी है उसने ये साबित किया है, और ये जो फाइंडिंग सिर्फ एक बार नहीं मिली है, 85 ईयर्स की जो स्टडी है वो कंसिस्टेंटली एक फाइंडिंग मिली है, और उसका जो फाइंडिंग है कि आपकी लॉन्जेविटी, आपकी वेलनेस, आपकी हैप्पीनेस, आपके क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप पे निर्धारित रहती है जी। मतलब ये जो स्टडी है उसका नाम है हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट एंड वेलनेस। और वहाँ पे ये फाइंडिंग मिला कि लॉन्जेविटी और वेलनेस के लिए क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, आप कितना लोगों से कनेक्टेड फील करते हो, आप अपनी लाइफ में लोनलीनेस फील करते हो या सबके साथ मिलजुल के रहते हो, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी लाइफ को हैप्पीनेस और लॉन्जेविटी की तरफ ले जाता है। और वो फाइंडिंग हमें इतना सरप्राइजिंग लगा, इसलिए हमने उसका पूरा एक अलग चैप्टर भी लिखा है इस बुक में। इसके अंदर एक मैसेज इम्पोर्टेंट है जी। अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है, ज़्यादातर लोग शादी करना नहीं चाहते हैं। शादी ये कर ली तो जल्दी से जल्दी है। डाइवोर्स कर छूटना चाहते हैं। हाँ जी। डिंक कपल, बच्चे पैदा नहीं करते हैं जी। डिंक कपल बोलते हैं सर उसको। है जी? डिंक कपल, डिंक कपल, डबल इनकम नो किड, DINK, डिंक कपल, डिंक डबल इनकम नो किड, डबल इनकम नो किड। यानी हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, कैरियर की वजह से है वो तो, कि दोनों काम करे, बस मजे करो, महीने का तनख्वाह लो, ये आजकल ट्रेंड है जी। बहुत ही डेंजरस है। दूसरी बात है कि आजकल बच्चे अमेरिका चले जाते हैं, फॉरेन चले जाते हैं, पेरेंट्स यहाँ अकेले हो जाते हैं, पेरेंट्स में एक की डेथ हो जाती है तो फिर एक दो में से एक अकेले हो जाते हैं। लोनलीनेस इज ए बिगेस्ट एपिडेमिक चल रहा है आजकल, ऐसा है। तो डाइवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, ब्रेकअप बढ़ता जा रहा है, आजकल सब लोग अकेला रहना चाहते हैं। मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग कहीं बाहर इसलिए जाते हैं कि पेरेंट्स से अलग रहना है, इसलिए बहाना करके बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता कहीं भी नौकरी ढूंढ लेते हैं, जबकि उनके पास अपॉर्चुनिटी अपने सिटी में भी रहती है। मगर अकेले रहने का, फ्रीडम का जो पागलपन है ना, वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो आपकी उम्र को कम करेगा, आपके शरीर में बीमारी भी ला सकता है और आपको जल्दी से बूढ़ा भी बना सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। जो भी अकेला रहने का सोच रहे हैं वो ये ध्यान से सुनिए कि ऐसा मत करिए। ये हार्वर्ड की स्टडी कहती है, जितेंद्र अड़िया ने तो सिर्फ पढ़ी है और आपको पहुंचा रहा है, गूगल करके देख सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे रिसर्च, दूसरे भी रिसर्च ने प्रूव किया है कि लोनलीनेस इज इक्वल टू 15 सिगरेट्स पर डे। इतना बड़ा रिस्क होता है हमारी लॉन्जेविटी के साथ और हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड। सो लोनलीनेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो आज की जनरेशन में, जो सबसे ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे जा रहा है, जिस तरीके से स्क्रॉलिंग हो रहा है, तो हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। अच्छा, इन्हें स्क्रॉलिंग की बात की तो मुझे एक बात याद आई कि जैसे बार बार स्क्रॉलिंग करते हैं ना, तो क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ देखेंगे, डोपामिन रिलीज़ हुआ, फिर बदला, डोपामिन रिलीज़ हुआ, तो डोपामिन का जो सिक्रेशन है ना वो भी थक जाता है, बंद हो जाता है, ऐसा होता है। ब्रेन भी थक जाता है। तो स्क्रॉलिंग थोड़ी बार करेंगे तब तक तो डोपामिन मिलता रहेगा, ठीक है, बाद में ब्रेन थक जाता है, डोपामिन का स्टॉक ख़त्म हो जाता है, तो फिर बाद में बेड फील करने लगते हैं और फिर एक एडिक्शन हो जाता है। जब तक वो नहीं करेंगे, स्क्रॉल नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम है। दारू से ज़्यादा डेंजरस एडिक्शन है ये स्क्रॉलिंग करने का, ये सोशल मीडिया का। और देख के हैरान होता है, मुझे लगता है 5 साल के बाद ये दुनिया का क्या होगा, ये स्क्रॉलिंग और ये सोशल मीडिया जबरदस्त नुकसान। आज छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है, बिल्कुल। उनकी गेमिंग नहीं खत्म हो पा रही है। बच्चे, अगर माँ बाप की भी इसमें बहुत बड़ी गलती मैं मानती हूँ, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को ध्यान भटकाने के लिए उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं कि हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और यही लगता है कि आगे चल के भी यही होने वाला है। ये जो सिंगल फैमिली सिस्टम होता जा रहा है, धीरे धीरे फैमिलीज़ अलग होती जा रही हैं, क्या सब लोग बैठे हैं आपस में और फ़ोन में लगे हुए हैं, फैमिली में आपस में बात नहीं हो रही है, मम्मी पापा अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब बिजी हैं और कहते हैं कि हमारे पास टाइम। मैं एक बात बताओ, मैं अबू धाबी गया था कुछ साल से पहले, तो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने को गए। तो अब हमारे हिंदुस्तानियों की क्या आदत है, फ्री में वाईफाई लेते हैं। जाते हैं रेस्टोरेंट में, जाके बोलते हैं वाईफाई का पासवर्ड दो, चालू करना है। तो वहाँ पे एक बोर्ड मारा था, वी डोंट प्रोवाइड फ्री वाईफाई, टॉक टू ईच अदर। नाइस। होटल वाले नहीं ऐसा लिखा, दे डोंट प्रोवाइड इट। यहाँ रेस्टोरेंट में आया तो वाईफाई की क्या जरूरत है, दूसरे से बात करो, ऐसा। तो मुझे कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो ये जो स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया हमारी एजिंग को बहुत नुकसान कर रहा है। बहुत जल्दी हमारी जनरेशन डिटोरिएट होगी ये सब चीज़ों की वजह से। लोनलीनेस, ये मोबाइल का एडिक्शन, दारू का एडिक्शन, सिगरेट का। मैं दिल्ली बम्बई दोनों सिटी में बार बार जाता रहता हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि दिल्ली में मैंने लड़कियों को रास्ते पे खड़े खड़े सिगरेट पीते हुए देखी है, बम्बई में नहीं देखी है, अहमदाबाद में नहीं देखी। बिल्कुल सर। इतना ओपन सिगरेट का एडिक्शन मैंने कहीं भी नहीं देखा। हाँ, मैंने तुर्की में देखा, तुर्की मुस्लिम कंट्री है, फिर भी मैंने लड़कियों को रोड पे देखा सिगरेट पीते पीते, रेस्टोरेंट में पी रही है। मगर बाकी इंडिया में और कोई पार्ट में नहीं देखा, यहाँ जो नॉर्थ में खास करके दिल्ली में देखा है। तो सर आपने दिल्ली में 2 एडिक्शन आपको दिखेंगे, एक लड़कियां सिगरेट पीती आपको दिखी, दूसरा अगर आप मेट्रो में जाएंगे तो आपको एक सिंगल व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जो फ़ोन में नहीं लगा होगा। हाँ, वो तो दुनिया में, मैं तो जापान में कितना घुमा हूँ मेट्रो ट्रेन में, यूरोप में घुमा हूँ, अमेरिका में घुमा हूँ। खड़े खड़े है रस से ऐसा देखते हैं, क्योंकि इतने आजू बाजू में लोग हैं, फिर भी ऐसा देख के करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल का ये तो पूरी दुनिया में मैंने देखा, इवन जापानीज लोगों के साथ, फ्रेंच लोगों के साथ, ये स्विट्जरलैंड के लोगों के साथ ऐसा है। एनीवे, ये तो जादू है मोबाइल का, जादू भी है नुकसान भी है मोबाइल का। बिल्कुल सर। ये जादू क्रिएट किया गया है। नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है सोशल डायलेमा, जो मैं आप सभी को बताऊंगी कि प्लीज़, सोशल डायलेमा नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है जहाँ पे ये बताया गया है कि ये जितने भी सोशल मीडिया बनाए गए हैं उसके पीछे का ब्रेन कहाँ है। उन लोगों के पास exactly. हाँ, उन लोगों के पास सारे जो ह्यूमन ब्रेन है, हमारा माइंड कैसे काम करता है उसका मैपिंग है। आप आज जो भी कर रहे हो उसका पूरा लिखा चिट्ठा उन लोगों के पास होता है, और तभी वो चीज़ आपके रिकमेंडेशंस में आ जाती है। तो हाउ उन्होंने पूरा ये जो पूरा बिजनेस कैसे प्लान किया, किस तरीके से आज जैसे सर बताएं कि पूरी दुनिया में सब लोग मोबाइल में हैं, तो इट इज़ एक्चुअली अ पोल्यूशन जिसकी वजह से हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और एजलेसनेस के अगेंस्ट में है, क्योंकि आप स्क्रीन से कनेक्ट हो रहे हो, सेल्फ के साथ तो कनेक्ट हो नहीं रहे हो, हाथ पैर काम करना बंद कर जा रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि इसके पीछे का ब्रेन है, बिकॉज ऑफ दे वांट टू मेक अ बिजनेस। हाँ सही। अभी सर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एलॉन मस्क से एक सवाल पूछा गया कि आप बताइए कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है। एलॉन मस्क अपना फ़ोन दिखा के कहता है कि 10 मिनट। एलॉन मस्क का पूरा दिन का टाइम 10 मिनट है, और यहाँ पूरा यूथ फ़ोन में बिजी है। एवरेज 3 to 4 आवर्स है, मैंने देखा है। एवरी डे 3 to 4 आवर्स एवरेज टाइम है यूथ का। ये आदत है सर, ज़्यादा है सर, बहुत कम है सर, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लाइक आज आप देखें कि पूरा टाइम आपको यूथ फ़ोन में ही दिखेगा, उसका सारा काम फ़ोन से हो रहा है, लैपटॉप से हो रहा है, एवरी टाइम वो फ़ोन में है। लाइक 7-8 घंटे आपके 24 घंटे में से 7-8 घंटे फ़ोन में जा रहे हैं यूथ के। अच्छा, ये फ़ोन की बात हुई तो मुझे एक बात याद आई जी। 15 दिन पहले मैं दुबई में था, एक लिमिटलेस ब्रेन करके कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। वहाँ बार जो स्टॉल लगे थे उसमें एक था जिन्होंने चश्मा बनाया है, जो चश्मा पहन के अगर आप स्क्रीन टाइम देखोगे, स्क्रीन को देखोगे तो जो नुकसान वाले रेज है वो कट जाते हैं। उसने मुझे प्रूव करके दिखाया जी। फिर मैंने उससे दोस्ती किया, कीमत तो पूछा नहीं, दोस्ती किया, तो उसने मुझे गिफ्ट कर दिया। हाँ जी। तो मैं लाया हूँ इंडिया में, मगर यूज़ करने का याद नहीं आया मुझे, बैग में कहीं पड़ा है। तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि जो वो चश्मा पहन के अगर आप मोबाइल यूज़ करोगे तो उसका जो यूवी रेज का नुकसान है वो नहीं आपको होगा। तो एक टेक्नोलॉजी को फोर्टिफाई करने के लिए दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई ना। बिल्कुल। एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जो हमारे आसपास जितने भी रेडिएशन है उसको हार्मोनाइज करके रखता है। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजीज आए हैं, ये जो भी चीज़ है हम शायद उससे नहीं बच सकते, बट ऐसे तकनीकी दौर पे जैसे सर ने ये मशीन बताया, वैसे दूसरे भी बहुत सारे मशीन अवेलेबल हैं जिसके बारे में हमने एजलेस बॉडी में भी लिखा हुआ है कि कैसे आप उससे बच सकते हो। मशीन आया है, एनर्जी कंपनी ने, केंगन वालों ने निकाला है जी सर। वो मशीन आप रखोगे ना तो आपके बाजू के कुछ एरिया का जो रेडिएशन है ना जो आपको नुकसान करता है उसको एकदम कम कर देगा, और प्रूव करते हैं। मैंने खुद ने मंगवाया है, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, हमेशा एजलेस रहना चाहता हूँ, तो मैंने बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए मैंने केंगन का मशीन 5-6 साल पहले कोरोना के टाइम पे मंगवाया था। मैं अल्कलाइन वाटर पीता हूँ क्योंकि तभी से मैं जानता हूँ कि एजलेस रहने के लिए बॉडी का पीएच मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी
7.3 to 7.4 में पीक परफॉर्मेंस में रहती है। जी सर। अगर वो एसिडिक हो गई यानी बिलो 7 हो गई तो फिर वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाती, एनर्जी लेवल कम होता है, बीमारियां ज़्यादा होती है। जब से मुझे अवेयरनेस आई तो मैंने पहला काम किया ये टेक्नोलॉजी को घर में लाने का, और मैंने 9.5 का मैं पानी पीता हूँ pH का उसका। ओके सर। क्योंकि बहुत सारे एसिडिक फूड हमारे उसमें आता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ा सा ऊपर का पीता हूँ। सर पानी से मुझे याद आया, आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत अवेयर हैं, तो मैंने सुना कि जो विराट कोहली हैं हमारे इंडिया के इतने फेमस क्रिकेटर हैं, तो वो जो पानी पीते हैं वो फ्रांस से आता है और वो 60,000 का पानी एक दिन में पी जाते हैं। नहीं सच बात है। तो मैंने क्या भी ये सच है? मैंने भी सुना था जब ये पानी के ऊपर रिसर्च कर रहा था, जब मैंने केंगन मशीन लाया ना तो उसके पहले पानी के ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, और फिर मुझे लगा कि यार 60,000 पानी का खर्चा करता है तो ये पानी में क्या होगा और क्यों ऐसा खर्च करते हैं। फिर सोचा कि विराट कोहली पीता है, वो पानी से भी महंगा पानी होगा क्या, तो मैंने गूगल किया। आजकल तो हर चीज़ में गूगल देखते हैं हम कि कॉस्टलीस्ट वाटर इन द वर्ल्ड। तो आई वॉज सरप्राइज टू सी, मैं दर्शकों को पूछूंगा कितना महंगा पानी हो सकता है। कैन यू बिलीव इट? 1 लीटर पानी की कीमत मैक्सिमम क्या हो सकती है, गूगल करके देख लीजिए। 60 लाख रुपया, 60 lakhs रुपीस पर 1 लीटर ऑफ वाटर। 60 लाख? 60 लाख। विराट तो कोहली विराट कोहली तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, 60,000 का पीता है। और सर ये पानी पीते हैं लोग? ये पीते होंगे तभी तो बनता है ना। सिर्फ मार्केट में है तो बिकता नहीं होगा तो कौन बनाएगा ये? बिकता होगा तभी तो है। कौन पीता है वो मुझे फिर से इसको पूछना पड़ेगा गूगल को कि ये पानी कौन पीता है, उनके कस्टमर कौन है। ऐसा है, मगर वो हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा होंगे। आजकल ब्रायन जॉनसन करके एक आदमी है जो अभी का टॉक अबाउट बायो हैकर है। बायो हैकर यानी अपनी बॉडी में, अपनी हैबिट में, लाइफस्टाइल में चेंज करके बॉडी को एजलेस रखे। वो मरना नहीं चाहता। हाँ, वो मरना नहीं चाहता, और इसलिए उसने क्या किया है, $2 मिलियन पर ईयर वो खर्चा करता है। जो हमने किताब में लिखा है वो सभी चीज़ वो फॉलो करता है, उससे ज़्यादा ही कुछ करता है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी भी बहुत यूज़ करता है। रेड लाइट में रहता है, ऑक्सीजन थेरेपी करता है, क्या क्या चीज़ करता रहता है। जी सर। और रेगुलरिटी यानी वो 9 बजे सो जाता है, कैलोरी एग्जैक्टली मेज़र करके आती है, 2150 कैलोरी लेता है वो रेगुलरली, और सुबह 3 बजे उठता है, मेडिटेशन करता है, हमारा इंडियन सिस्टम फॉलो करता है, प्राणायाम करता है, 50 सप्लीमेंट लेता है, बॉडी के जितने भी बायोलॉजिकल मार्कर है उसको देखता रहता है कि मेरी एज कैसी हो रही है। और कहते हैं कि अभी उनकी जो एज है उससे 20 साल वो कम उनकी बायोलॉजिकल एज है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जो लोग यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। जी सर। $2 मिलियन पर ईयर यानी 17 करोड़ रुपया साल का, यानी महीने का हुआ 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपया सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए करता है। ये तो वही बात हो गई कि यहाँ लोग अपनी हेल्थ को गवा देते हैं पैसा कमाने के लिए, और वो अपनी हेल्थ के लिए पैसे गवा रहे हैं। हाँ, फिर पैसा कमा रहे और आखिर में दोनों में से कुछ भी नहीं रहता उनके पास, नहीं हेल्थ रहती है नहीं पैसा रहता है। ऐसे भी मैंने एग्जाम्पल देखे। और आजकल की युवा पीढ़ी हेल्थ को गंवाने के लिए पैसा खर्च कर रही है, बनाने के लिए नहीं। दोस्तों समझ जाइए, हेल्थ के लिए पैसा खर्च करें और अवेयरनेस क्रिएट करिए, डोंट डैमेज योर बॉडी। यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि भले ही जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्क्रीन टाइम ले लिया, हमें हमारे गोल्स को अचीव करना है, हम भाग रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ये बात है। बट हमने इस बुक में ये चीज़ भी लिखी है कि उसको कंपनसेट करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी है जिससे हम हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा नेचर की ओर ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें अर्थ पे बैठना चाहिए, अगर हमें अर्थ के साथ कनेक्ट होना है तो अभी अर्थिंग मैट भी अवेलेबल है जिससे हमें वो अर्थ में से इलेक्ट्रिकल चार्जेस मिलते रहें और उससे उतना ही फ़ायदा हो जितना हम अर्थ के ऊपर हैं। तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़, हाँ, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरापी, यस, वो यूज़ करते थे। तो वो सारी टेक्नोलॉजी क्या है, हमारा जो विज्ञान है वो एजलेसनेस की और कहाँ पे जा रहा है। फ्यूचर ऐसा आएगा कि आप उठ रहे हो, आपका सन कंपोनेंट इतना कम है, आपने सनलाइट, हमने सन लैंप सर देखे थे, सन लैंप देखे थे, और उससे आपको वही ऊर्जा मिलेगी जो आप आधा पौना घंटा सन में से मिलते हो। ऐसे बल्ब आते हैं। तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी अपनी एजलेसनेस की ओर जा सकते हो।
लाइक अभी हमने टेक्नोलॉजी की तो खूब बात की। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करती है एजलेसनेस में। वंडरफुल बात है जी सर। ऐसा देखा गया है कि जो भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, सरेंडर करते हैं, जी सर, प्रेयर करते हैं, माला करते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव मोड में रहते हैं। बिल्कुल सर। वो नेगेटिव मोड में जाते ही नहीं, क्योंकि कुछ भी बुरा हुआ तो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। जबकि जो भगवान को नहीं मानते, स्पिरिचुअल नहीं रहते, वो चिंता करते रहते हैं, अपने बॉडी को डैमेज करते हैं। एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्मा कुमारी, जी सबको मालूम है। वो लोगों का मेन बेस ही ये है मेडिटेशन। और जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे इतना आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आप एजलेस बनते हो। एक बात बताऊं, हमारे बुजुर्गों ने हमें हैप्पी होने के लिए, लंबा जीने के लिए 4 मार्ग बताए हैं, जिसको हम योग का नाम देते हैं। जी सर। भक्ति योग, भक्ति भक्ति करके भगवान के पास पहुंचो, सुखी हो जाओ। ज्ञान योग, ज्ञान के जरिए हो जाओ, जो शंकराचार्य का था, रामानुजन का था। उसके बाद होता है कर्म योग, निष्काम कर्म करके आप सुखी हो जाओ। और एक होता है राजयोग। ये ब्रह्मा कुमारी वाले राजयोग के रास्ते पे जाते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि जो हिमालय में जाके तप करते थे, वो ये राजयोग का रास्ता था, वो करते थे। जो बुद्ध भगवान ने किया वो भी राजयोग का रास्ता था। तो ऐसे 4 रास्ते होते हैं। तो मेरी बात करूँ तो मैं राजयोग में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ये मेडिटेशन वाला रास्ता, क्योंकि उसमें हेल्थ भी मिलती है। जी। ऐसा हो सकता है कि भक्ति योग में शायद हेल्थ नहीं भी मिले, मगर राजयोग ऐसा है कि हेल्थ भी मिलती है, आपकी हर इच्छाएं भी पूरी होती है, और आप लंबा भी जीते हैं, सब कुछ है। आजकल मैं पतंजलि योग सूत्र के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो भी राजयोग के बेस पे ही है, पूरा का पूरा मेडिटेशन के बेस के ऊपर। और ज़बरदस्त चीज़ है उसके अंदर, तो मैं देख के हैरान हो गया। बियॉन्ड माइंड पावर, इस जब से मैंने ये पतंजलि योग सूत्र सीखा ना, तब से माइंड पावर का मेरा अट्रैक्शन ख़त्म हो गया। कि मैं तो बहुत छोटी बात सिखा रहा था, बड़ी चीज़ तो यहाँ पड़ी थी। तो अब मैंने मिशन बना लिया कि पतंजलि योग सूत्र लोगों को सिखाना है, क्योंकि माइंड पावर सिखाने वाले बहुत लोग हैं, ये पतंजलि योग सूत्र वाले कम है हिंदुस्तान में, और सबको इसकी ज़रूरत है। तो फिर मैंने इसके ऊपर ये किया। यानी ये सब चीज़ें हमारे ऋषि मुनि 200 साल 300 साल जीते थे, ऐसा हमने सुना है, बट बिलीव करना मुश्किल था मेरे लिए। जब से मैं ये साइंस सीखा तब पता है कि ये पॉसिबल हो सकता है। जैसे वो थे परमहंस योगानंदा, उनके जो गुरु थे वो बोलते हैं वो 200 साल जिए थे, ऐसा था। तो यह अब मानने में आता है उनकी बातें सुन के और ये करके। और एक मैंने किताब पढ़ी थी, लिविंग विथ हिमालयन मास्टर, स्वामी रामा की, और ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा, तो लगा कि ये रियली एजलेसनेस और लंबे जीवन के लिए स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल है। पहले तो मैं टोटली लॉजिकल था, हमारा जो मेडिकल कॉलेज में सिखाया, विटामिन खाओ, प्रोटीन खाओ, ये करो, वही उसके पढ़ा रहता था। तब मुझे पता ही नहीं था कि मेडिटेशन का क्या रोल है, क्योंकि हमारी मेडिकल कॉलेज में मेडिटेशन की तो बात ही नहीं होती है, पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। टोटली ऑब्जेक्टिवली के शरीर एक मशीन है और ये मशीन को हमें ठीक रखना है, उसके लिए मैकेनिकल चीज़ें ही यूज़ करनी है। एंड फॉर एवरी इल देयर इज़ ए पिल, ये हमको सिखाया गया, बट इट इज़ नॉट ट्रू। सर आपने बताया कि कैसे एजलेस बना जा सकता है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जो रूटीन फॉलो करते हैं सुबह से शाम तक, वो क्या है जो कि और लोग भी फॉलो कर सके, मैं भी फॉलो कर सकूँ, शायद मुझसे कुछ चूक हो रही हो। जब मैं मेरा जो रूटीन बताती हूँ, मैं जल्दी उठती हूँ जी, मेरा 3:30 या 4 o'clock पे मैं उठ जाती हूँ। हाँ जी। उसके बाद मेरा 1 से 1.5 घंटे का मेरा खुद का प्रोसेस होता है, जिसमें मेडिटेशन होता है और मेरी एक्सरसाइज होती है। बट ज़्यादातर टाइम मैं मेडिटेशन में निकालती हूँ, अलग अलग टाइप के मेडिटेशन मैं खुद करती हूँ। और वो टाइम जो होता है मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम है, जिसमें ये जो स्पिरिचुअलिटी की बात की, मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी इज़ कनेक्शन विद सेल्फ। राजयोग में वही चीज़ है कि आप अपने अंदर जितना जाओगे आपको उतने ही ज़्यादा मिरेकल्स लाइफ में मिलने वाले। योगा की डेफिनेशन है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन। यस, आत्मा से परमात्मा का मिलन। खुद को जानो, खुद के अंदर जाओ। एंड उसके बाद फिर मेरा रूटीन स्टार्ट होता है, उसके अंदर विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, विजन बोर्ड के सामने देखना, उस चीज़ को विजुअलाइज करना, और फिर रूटीन स्टार्ट होता है। डाइट का तो मैं करती ही हूँ कि जो मुझे खाना चाहिए और जो चीज़ नहीं खानी चाहिए उसके लिए मैं अलग अलग टेक्निक का यूज़ करती हूँ। बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा है कि मैं मेरे एनवायरनमेंट को बहुत प्रोटेक्ट करती हूँ। डिजिटल एनवायरनमेंट हो गया या मेरा फिज़िकल एनवायरनमेंट हो गया, जहाँ जहाँ पे भी नेगेटिव बातें होती है,
हमें पता है कि हम कौन से लोगों के आसपास रहते हैं और हमें वो भी पता है कि हम कहाँ जाएंगे तो कैसी बातें होगी। तो आई एम सुपर कॉन्शियस अबाउट कि मेरे आसपास कौन सी कहाँ पे बातें होती है, जो मुझे सही रास्ते पे, ग्रोथ के रास्ते पे ले जाए, मैं बस वहीं पे फोकस करती हूँ। और जहाँ जहाँ हम सोशल हैं, हर जगह हम चाहे ऐसी बातें तो हो नहीं सकती, तो उस टाइम पे मैं अवेयरनेस के साथ उस बातों को अंदर नहीं जाने देती। तो मेरा जो इमोशनल एनवायरनमेंट है मैं उसको बहुत प्रोटेक्ट करती हूँ, जिसकी वजह से आई थिंक मैं मेरी खुशियों को मेरे साथ रख सकती हूँ और वही चीज़ शायद मेरी बॉडी में से जो एजलेसनेस है वहीं से आती है। सेम मेरे साथ भी सर ऐसा ही है। पहले मैं रहती थी जैसे दोस्तों के साथ रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन उनमें कुछ जैसे कोई निगेटिव बात कर रहा है हमारी लाइफ में, ये चल रहा है वो चल रहा है, तो मुझे लगता है वो हमारी चॉइस है कि हम उसको सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शायद सामने वाले को हल्का फील होता हो प्रॉब्लम बता के, लेकिन कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है जब हम उस एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो पहले मुझे लगता था शायद मैं गलत कर रही हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से भाग रही हूँ। पहले मेरा ऐसा होता था कि यार ये तो सारा टाइम यही बात करते रहता है, अपने दुखड़े गाते रहते हैं, मुझे नहीं सुनना है, मैं भाग रही हूँ। बट फिर बाद में मुझे ये लगता था कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, शायद मुझे उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही किया, क्योंकि अगर मैं उसी चीज़ को बार बार सुनती रहती तो वही प्रोग्रामिंग मेरे दिमाग में होती और शायद मैं भी अपने दुखड़ों में ही फंसी रह जाती। तो मैं तो बल्कि अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से यही कहती हूँ कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को ठीक करो, पॉजिटिव सोचो, बार बार वही चीज़ें सोचो जो तुम्हें जीवन में चाहिए, ना कि पीछे हटके रहो, क्योंकि जितना हम प्रेजेंट में जीते हैं उतना ही हम अच्छा कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जैसे हमने सुन लिया जी, हमने हमने सलाह दी, अगर उन्होंने हमसे मांगी हमने सलाह दी, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो वहीं पे हमें अटक जाना है। तो हमारा जो हेल्दी बाउंड्री है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम किसी को इग्नोर कर रहे हैं या हेल्प नहीं करना चाहते। अगर हेल्प मांगते हैं तो हेल्प करना है और फिर उससे आगे उस चीज़ को हमारे अंदर तक नहीं आने देना है। तो इसीलिए जो आपने स्टेप लिया है तो वो सही है कि एक लिमिट तक हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं और उन्हीं लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिन लोगों को हमें हेल्प चाहिए। सर आजकल क्या होता है कि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि अगर हम उनको कोई सही एडवाइस देने जाते हैं या उनको बताते हैं कि यार ऐसा मत करो, तो वो ईगो पे ले लेते हैं। नहीं अच्छा लगता उन लोगों को। उन लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो फिर अंदर से भी ऐसा फील आता है कि हम क्यों समझा रहे हैं। सच बात है। देखो मेरा एक्सपीरियंस है कि एक चीज़ ऐसी है जो देने अच्छी लगती है, लेनी अच्छी नहीं लगती। सलाह एडवाइस है ना। बिल्कुल। तो मैंने तो सीख लिया, मैं किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देता हूँ। हाँ नहीं सर, नहीं देनी मेरे चाहिए। फैमिली में बहुत सारे ऐसे नज़दीक के फैमिली मेम्बर है जो हमेशा बीमार होते रहते हैं, कभी कभी गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मुझे नहीं पूछते, तब तक मैं उनको नहीं बोलता हूँ कि ये तुम गलत कर रहे हो। सर देख रहे हैं पॉडकास्ट। हाँ, और दूसरी बात है, मैं नाम नहीं दिया इसलिए, उल्टी बात यह है कि वो मुझे सलाह देते हैं कि तुम्हें हेल्दी रहने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मेरे फैमिली में मैं अकेला ही डॉक्टर हूँ और कोई नहीं है जी। मैं डॉक्टर हूँ, फिर भी नॉन डॉक्टर फैमिली मेम्बर जो खुद बीमार रहते हैं मुझे एडवाइस देते हैं कि हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं हंस देता हूँ और क्या करें, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, काटता नहीं हूँ कि तुम कौन होते हो, मैं तो डॉक्टर हूँ, तुम डॉक्टर नहीं हो, मुझे क्यों एडवाइस देते हो। और ख़ास बात है मेरे से छोटी उम्र के भी होते हो फिर भी मुझे एडवाइस देते हैं। तो उनका बचपना मुझे लगता है कि क्या बचपना है, खुद को क्या समझते हैं, डॉक्टर को एडवाइस दे रहे हैं, बड़े को एडवाइस दे रहे हैं, खुद बीमार है और हेल्दी को एडवाइस दे रहे हैं। तो ये कॉमन ट्रेंड है, ये एडवाइस ऐसी चीज़ है, देनी अच्छी लगती है, लेनी अच्छी नहीं। तो इसलिए तो मैं फ्री में देता भी नहीं हूँ, मैं तो चार्ज लेता हूँ। मेरे पास कोई भी आता है ना, सर मुझे आपसे बात करनी, एडवाइस चाहिए, सीधा बोलता हूँ आपको मेरा टाइम बुक करना पड़ेगा, मेरा 1 घंटे का ये चार्ज है, एडवांस में मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, फिर मैं आपको बात करता हूँ, नहीं तो मैं कोई बात नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे पता है सर आज का इंसान ऐसा ही है, जब तक उसका पैसा खर्च नहीं होगा वो सीरियस नहीं होगा, सीरियसली नहीं होगा। हमारा टाइम खराब फ्री की एडवाइस अब किसी को नहीं चाहिए। सब अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आते हैं, उनको एडवाइस नहीं चाहिए। तो उनका दुख सुनने के लिए मैं क्यों मेरा टाइम वेस्ट करूँ, इतना टाइम मैं मेडिटेशन में बैठूँ, नई किताब के बारे में सोचूँ, कुछ करूँ मैं। तो मैं
स्पेशली अवॉइड ही करता हूँ। कोई भी बोले मुझे आपसे बात करनी है, बताओ क्या काम है, बोले ये करना है, मैं बोला बुक करो, मेरा 1 घंटे का ये चार्ज है, एडवांस में भेजो, फिर मैं बात करूँगा, चाहे उनको एरोगेंट लगे। उसके पीछे मेरा मकसद ये है कि मेरा जो टाइम बचा है जीने के लिए उसका मैं बेस्ट यूज़ करूँ, दूसरे का दुखड़ा सुनने के लिए नहीं करूँ, ऐसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम तो जीवन में देखते रहते हैं, मज़ा आता है। 50 ईयर से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ। जब से डॉक्टर बना, पहले मेडिकल डॉक्टर का काम करता था, पब्लिक लाइफ में था, ट्रेनर बन के अभी पब्लिक लाइफ में हूँ। लोग मुझे प्यार करते हैं तो अपने घर में रखते हैं, उनके घर का एनवायरनमेंट देखता हूँ, उनके सुख दुख देखता हूँ, जो बाहर वाले को पता ही नहीं होता है, ऐसी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ। सभी का ऐसा होता है, एक पब्लिक लाइफ होती है, एक प्राइवेट लाइफ होती है, सभी का मुखौटा पहन के घूमते हैं। जी सर। तो मुखौटा के अंदर जाके भी मुझे बहुत सारे बड़े लोगों की लाइफ देखने को मिली है कि बाहर क्या दिखाते हैं, अंदर क्या दिखाते हैं। मैं कुछ करता नहीं हूँ, मगर एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जितना दिखता है उतना बाहर सही नहीं है, ऐसा लगता है। तो ये जो सारी बातें हुई है उसको हमारी मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं इमोशनल डिटॉक्स। इमोशनल डिटॉक्स और एजलेस लाइफ जीने के लिए इमोशनल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा तो मानना ये है कि अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। बिल्कुल। लाइक फोन को थोड़ा, किसी के पास टाइम नहीं है ये। हाँ सर। अच्छा मालूम है, एक नर्स ने किताब लिखी है 5 रिग्रेट्स ऑफ माई लाइफ। यस। ऑस्ट्रेलियन नर्स ने, उसने वो जीरियाट्रिक वार्ड में काम करती थी बूढ़े लोगों के साथ, तो बातें बहुत करती थी, बातें करने का शौक था, तो जीवन की बातें किया करती थी। तो उसमें से उनको पता चला कि लोग मरने के पहले कौन सी बातों का रिग्रेट करते हैं कि मैंने जीवन में ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो उसने उसके ऊपर किताब लिखी है जो बहुत फेमस है। उसमें नंबर 1 पे है कि मैंने फैमिली को टाइम नहीं दिया, सबसे मेजर रिग्रेट है। देखो दोस्तों, मरने के पहले ये रिग्रेट करना है, अगर आपको पता है तो उससे बच सकते हो, अभी से टाइम देना चालू करो, है ना। मगर आजकल सभी के पास एक ही बात है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। एक मॉडर्न डायलॉग हो गया है, टाइम नहीं है। मैं बोलता हूँ यार, फोन चलाने के लिए टाइम है लेकिन बात करने के लिए टाइम नहीं। नरेंद्र मोदी के पास एक्सरसाइज के लिए टाइम है और आपके पास नहीं है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी दोस्तों को मिलते हैं, उनके साथ बात करने के लिए टाइम है, आपके पास टाइम नहीं। कितने बिजी है नरेंद्र मोदी, सच है। मुझे याद है, हमारे कॉमन फ्रेंड है जो राजकोट के पेपर के मालिक है, किरीट भाई गणात्रा, बहुत सालों से मोदी साहब को उन्होंने हेल्प किया था। तो अचानक उसने मोदी साहब को फ़ोन किया, तो मोदी साहब बिजी होंगे, उठाए नहीं, तो इमीडिएटली थोड़ी देर में सुबह 6 बजे कॉल बैक आ गया। अरे वाह। मोदी साहब का। और बहुत अच्छा इंसिडेंस है, लोगों को जानना चाहिए। मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है जो मोदी साहब के मुंह से ही मैंने सुना है, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, कि किरीट गणात्रा हिमाचल में जा रहे थे अपनी गाड़ी लेके, मॉर्निंग में 6 बजे, तो एक ठेले पे चाय पीने को रुके। तो उसने गुजरात का नंबर प्लेट देखा, तो बोले कहाँ से है, तो बोले गुजरात से है। अच्छा, मोदी साहब के गांव से है, तब वो हमारे सीएम थे। तो बोले वाह, थोड़ी सी ऐसे बातें हुई। फिर ये पेमेंट करने को गए, बोले पैसा नहीं चाहिए। तो बोले क्यों, बोले आप मोदी साहब मेरे हीरो है और आप उसके स्टेट से है, तो मैं गुजराती लोगों से पैसा नहीं लेता हूँ। इतना बड़ा चाहक था, तो उसने ऐसा बोला। तो इसने क्या किया, सीधा बोले नरेंद्र मोदी से बात करवाऊँ, तो मानने को तैयार नहीं था। उसने सीधा मोदी साहब को फ़ोन लगाया, तो मोदी साहब ने उठाया नहीं, मगर 15 मिनट के बाद उसका कॉल बैक आया, किरीट भाई क्या बात है, आप कभी फ़ोन नहीं करता, सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन कर दिया, कुछ तकलीफ में तो नहीं हो? जी 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 जी। तो बोले नहीं साहब, तकलीफ में नहीं हूँ, मगर एक मुझे एक्साइटिंग काम याद आया, तो मैंने ये किया। बोले मैं हिमाचल में हूँ, हाईवे के ऊपर हूँ, एक ढाबे पे खड़ा हूँ और ये चाय वाला पैसा नहीं ले रहा है मेरे से। मैंने उसको कारण पूछा, तो बोले आप मोदी साहब के स्टेट से हो और मोदी साहब मेरे हीरो है, इसलिए मैं कोई गुजराती से पैसा नहीं लेता हूँ। तो बोले मोदी साहब, बोले वो अभी वहीं पे हो? तो बोले हाँ। बोले वो चाय वाले को दो। मोदी साहब ने उसकी सीधी बात की। वो इतना पागल जैसा हो गया कि नरेंद्र मोदी ने सीधा मेरे से बात किया। उसने बोला कि चाय वाले को दो फ़ोन। 5 मिनट बात किया ऐसा, और फ़ोन रख दिया। अब मोदी साहब के पास ये टाइम है, सुबह 6 बजे उठ गए और फिर भी इतना बड़ा काम करते हैं, देखा नहीं है सर। मैंने रिकॉर्डिंग संभाल के रखा है मोदी साहब का। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एजलेस बॉडी के भी बहुत बड़े एग्जाम्पल मालिक है, इसी की वजह से वो पूरा फॉलो करते हैं। लाइक उनके चेहरे का जो तेज है और उनकी जो एनर्जी है वो बहुत इंस्पायरिंग। मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाने में ध्यान रखते हैं, गुस्सा नहीं करते, सबको माफ़ करते हैं। वो एक एमएलए कितना बकवास कर रहा था आपका, उसके मम्मी के बारे में, इसके बारे में, और इसने कुछ भी नहीं बोला, माफ़ कर दिया उनको, है ना। जो माफ़ी की जो उनकी ये है
बहुत है, उनके साथ कितने लोगों ने धोखेबाजी की है, मगर सबको माफ़ कर दिया उन्होंने। सर आधुनिक युग के कहे तो भगवान कहा जा सकता है, ये देश बचा है तो उनके कारण बचा है। मेरा तो इंट्यूशन है कि मोदी साहब के जाने के बाद नोटों के ऊपर जो गांधी जी का फोटो है वो हट के मोदी साहब का आ जाएगा, देखना है ना, आ जाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि गांधी जी ने अच्छा काम किया, मगर गांधी जी से भी ज़्यादा अच्छा काम इन्होंने किया है, ऐसा है ना। तो कभी ना कभी उनकी यादगिरी के रूप में आएगा। नहीं सर, ये तो होना, देखेंगे उनकी फोटो भी। बिल्कुल सर। बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातें करने का, ऐसा लगता है कि लंबी बातें करते जी सर, रहो। मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। और अभी एक और कारण सामने आता है, भारत में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम बच्चों को देखें, छोटे छोटे बच्चे, उनकी हाइट रुक जाती है इसी कारण से कि वो मोटे होते जा रहे हैं लेकिन उनकी हाइट वहीं थम जा रही है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण हमारी ईटिंग हैबिट है, जंक फूड का ज़माना है, उसकी वजह से ओबेसिटी होती है, इनसिक्योरिटी फील होने लगी है। लेकिन आजकल के थोड़ा दादा दादी का प्रेम बच्चों से ज़्यादा रहता है, तो कहते हैं खाने दो दादा दादी बच्चे के साथ हैं। कौन रहता है आज के ज़माने में? मैंने हार्डली कोई देखा है। बेसिकली स्ट्रेस में जीते हैं, जब स्ट्रेस में जीते हैं ना तो इनसिक्योरिटी आती है, और इनसिक्योरिटी को कवर करने के लिए लोग ज़्यादा कैलोरी लेते हैं, इसलिए मोटापा आ रहा है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन में एक सिम्टम ये रहता है कि उनका वजन बढ़ जाता है। ओके। सबसे पहला मैंने तो ये देखा है, अचानक मान लो एक साल में 10-15 किलो आपका वजन बढ़ गया विदाउट एनी ऑब्वियस रीज़न, तो आपका मेन कारण डिप्रेशन हो सकता है। ऐसा होता है क्योंकि डिप्रेशन में इनसिक्योर फील करते हैं तो खाना ज़्यादा खाते हैं, इसकी वजह से होता है। और आजकल डिप्रेशन बहुत कॉमन है, बच्चों में भी बहुत कॉमन है यह हालत है। सर, इस पे मुझे एक बात याद आई कि किसी ने पूछा कि अगर वजन बढ़े तो क्या करें? तो अगर तन का बढ़े तो व्यायाम करे, मन का बढ़े तो ध्यान करे, और धन का बढ़े तो दान करे। वाह वाह, क्या बात कर दी। फिर से एक बार बोल दीजिए दर्शकों के लिए, वजन कम करने के लिए क्या करना है? हाँ, वजन कम करने के लिए क्या करना है? किसी ने बहुत सुंदर सवाल पूछा और इसका बहुत ही सुंदर सा जवाब है। वो ये है कि अगर तन का बढ़े तो व्यायाम करे, मन का बढ़े तो ध्यान करे, और धन का बढ़े तो दान करे। सुपर, सुनने जैसा है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमेशा हमारी लाइफ में याद रह जाती है। बिल्कुल सर, ऐसा है। और मैं जब कॉलेज में था तब मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता पढ़ी थी, हाँ जी, जो मैंने लिखी भी थी मेरी डायरी में। बचपन में मैं डायरी रखा करता था, अच्छी चीज़ें लिखता था, कोटेशन। तब ये मोबाइल का ज़माना नहीं था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता थी, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। याद है? बहुत फेमस सेंटेंस है। हाँ जी सर, सुना है। तो मुझे तो बिफोर आई स्लीप माइल्स टू गो यानी बहुत काम करना है, तो एजलेस रहने के लिए यू शुड फॉलो दिस, कि जिंदा रहे तब तक काम करते रहिए। सर, ये इसी में मुझे एक और बात याद आती है। कई बार मुझे कहा जाता है कि थोड़ा तो थोड़ा तो स्ट्रेस लेना चाहिए मुझे। जैसे मेरा क्या है, मेरा बहुत जॉली नेचर है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, चाहे सिचुएशन कुछ भी है। लेकिन एग्जाम से पहले दिन बच्चों को स्ट्रेस होता है, मुझे नहीं होता। मतलब बचपन से अब तक मेरा ये है कि मुझे आपका परवरिश ऐसा हुआ है कि आपको कभी स्ट्रेस दिलाया नहीं गया। सर, मुझे तो पेरेंट्स के थ्रू आता है, एग्जाम है नहीं सर, लेकिन कभी कभी मेरी मम्मी किसी चीज़ को लेके तो सीरियस हुआ कर, मुझसे नहीं हुआ जाता है। और क्या ऐसा होना ज़रूरी है कि हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस जीवन में लेना चाहिए? बेसिकली लेना चाहिए, थोड़ा बहुत लेना चाहिए। स्ट्रेस है ना, कम रहा तो भी नुकसान है, ज़्यादा रहा तो भी नुकसान है। टू एजेड स्वॉर्ड कहते हैं, दोनों बाजू धार है, दोनों बाजू काटते हैं। जब कोई स्ट्रेस नहीं रहता है ना तो वो लेजी बन जाता है। बिल्कुल सर, लेजी बन जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करता रहता है, और स्ट्रेस बढ़ गया तो उनको ये बीमारियां होती है और सिकनेस आती है। तो एक ऑप्टिमम लेवल का स्ट्रेस होना चाहिए, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत नींद आती है, क्या करूं? हाँ। तो इसका रीज़न है उनको स्ट्रेस नहीं है इसलिए आते हैं। मैं बोलता कोई बात नहीं, स्ट्रेस बढ़ाओ। बोले कैसे बढ़ाओ? मैं बोला अपने आप को कमिट करो कुछ बड़ा काम करने के लिए। हाँ। अपने बड़े बड़े गोल रखो, गोल के पीछे भागो। गोल के पीछे भागोगे तो आपकी नींद चली जाएगी। कोई जिंदगी में गोल नहीं है, सब बाप कमाई पे जीते हैं। हम BPL बोलते हैं गुजराती में, बाप के पैसे पे लीला ले रहे, इसे BPL बोलते हैं। तो जो बाप कमाई वाले रहते हैं जी सर, वो उनको सोने के अलावा, टीवी देखने के अलावा, जंक फूड खाने के अलावा कुछ होता ही नहीं है, गोल ही नहीं रहता है।
तो अपने गोल बड़े बड़े रखो, थोड़े से बड़े रखो, ताकि आपकी नींद खुल जाए। और नहीं सर, ये वाला स्ट्रेस तो होता है, काम के लिए काम वाला स्ट्रेस होता है। अभी तो आप ये एजलेस भारत मिशन में जुड़ी हुई है, तो जी, अभी जी, तो सर। थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस आएगा। हाँ सर, ये स्ट्रेस तो है, और मजे का स्ट्रेस है ये, मजे का स्ट्रेस क्योंकि है सर। आपकी- यही वाला स्ट्रेस होता है मुझे, आनंद वाला स्ट्रेस आनंद वाला होता है। स्ट्रेस होता लाइक है। आनंद वाली स्टेज में स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस भी है तो भी उसको स्ट्रेस की तरह नहीं लेना है। जीने दो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि हमारा यार ये काम नहीं हो पा रहा है, और हम उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, तो वो सोचने से कम नहीं होने वाला है ना, वो सोचने से कम होगा, करने से कम होगा, सोचने करने से कम होगा ना। तो हमें उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि हम उस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते, तो भी क्यों स्ट्रेस लेना ही नहीं है, शांत बैठ जाना है, अपने मन को शांत करना है, आगे बढ़ जाना है। मुस्कान, यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें पता नहीं है, तो हाँ। खुद को एक क्वेश्चन पूछो, इज इट इन माई कंट्रोल और नॉट। अगर मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, हाँ, exactly, तो अगर आंसर यस है तो आप एक्शन लो, उसमें से बाहर निकलो। और अगर मैं कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर आप उसको छोड़ दो। जैसे सर ने बोला कि यूनिवर्स पे छोड़ना स्टार्ट करिए, तो यहाँ से उसमें से आप बाहर आ गए। दूसरा सर, स्ट्रेस की बात की, तो स्ट्रेस अगर हम एजलेसनेस के साथ इसको कनेक्ट करें तो एक्यूट स्ट्रेस होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। एक्यूट मतलब जैसे एग्ज़ाम, कोई परफॉर्मेंस आ गया तो उसके लिए जैसे सर ने बताया वो ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। कुत्ता पीछे पड़ा तो उस टाइम पे आप मेडिटेशन करने तो नहीं बैठोगे, उस टाइम पे तो चाहिए हमें वो स्ट्रेस जिससे आप भाग सको और खुद को बचा सको। इसी तरीके से एग्ज़ाम परफॉर्मेंस का स्ट्रेस सही है, वो ऊपर हमारे जो कॉर्टिजोल और जो भी हमारे स्ट्रेस हार्मोन है वो ऊपर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, दैट इज़ नॉर्मल और वो ज़रूरी भी है हमारी जीवन के अंदर। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ होता है, जैसे कि आपने बताया कि सोचते ही रहते हैं, काम नहीं बढ़ रहा है, लाइफ में स्टक रहते हैं। तो वो जो स्ट्रेस लेवल है जो क्रॉनिक रहता है, जैसे आजकल की कॉरपोरेट लाइफ में क्रॉनिक स्ट्रेस है, जॉब का प्रेशर है, टाइम का प्रेशर है, तो वहाँ पे ये जो स्ट्रेस हार्मोन है कुछ थ्रेशोल्ड से ऊपर रहते हैं। और जब ये थ्रेशोल्ड कुछ लिमिट से ऊपर रहता है तब शुरुआत होती है इन्फ्लामेशन की, तब शुरुआत होती है एजिंग प्रोसेस की, आगे बढ़ने की। अच्छा, दूसरी बात है, स्ट्रेस दो टाइप का होता है। हाँ जी सर। यू स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस यानी गुड स्ट्रेस, जैसे शादी करना ये भी एक स्ट्रेस है, मगर खुशी खुशी वाला होता हाँ है। जी, हाँ जी सर। है ना। और डाइवर्स डिस्ट्रेस है, ठीक है, गलत उसका एक्शन पे जा रहे हैं तो डिस्ट्रेस है। तो यू स्ट्रेस अच्छा है। फॉरेन पहली बार जाना है तो कितना ये रहता है। अब मुझे तो कहीं भी फॉरेन जाना है तो मुझे डिस्ट्रेस लगता है, यार 24 घंटा फ्लाइट में बैठे रहना है, कोई ये नहीं है, एक्सरसाइज नहीं, बैठे बैठे कैसे हो जाएंगे, फिर जेट लैग आएगा। तो मैं अभी डिस्ट्रेस फील कर रहा हूँ। पहली बार अमेरिका गया तो मुझे यू स्ट्रेस लग रहा था। तो ये डिपेंड करता है सब कुछ, यू स्ट्रेस या डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस रखो, कोई बात नहीं। ऐसा अभी मैं नए प्रोजेक्ट पे हूँ, ये एजलेस बॉडी का, आप भी इतने ही एक्साइटेड है, तो यू स्ट्रेस है। 24 घंटा सोता रहता हूँ, नींद कम हो गई है, इसको कैसे करे। सर अभी स्ट्रेस से याद आया, उसमें आपने मेरी हेल्प की थी। अभी कुछ दिन पहले मेरी रिंग खो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब थी, क्योंकि वो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट की थी। 7-8 साल से मैंने वो पहनी हुई थी। मैं स्ट्रेस में आ गई, मैं पूरा ढूंढ रही हूँ, मैं पागलों की तरह ढूंढे जा रही हूँ। देन सर का सडनली कॉल आया। मैंने सर को बोला कि सर मेरी तो रिंग हो गई है, मैं बाद में बात करूँगी। फिर शाम को सर का दोबारा कॉल आता है, सर कहते हैं आपकी रिंग मिली? मैंने कहा नहीं, रिंग तो नहीं मिली सर। सर ने कहा विजुलाइज करो। तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि नहीं, अब तो गई, अब नहीं मिलेगी। मैंने फिर भी सर के कहने से एक बार ट्राई किया कि हाँ मेरे हाथ में है, मेरे पास है, मुझे मिल गई है। ये मैंने किया। वो रिंग मुझे मिलती है 10 दिन बाद। कैन यू बिलीव इट? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये इसमें पहनी है अभी? कौन सी थी वो? सर वो रिंग तो अभी मैंने नहीं पहनी, वो मैंने उतार के रख दी कि कभी दोबारा खो जाए, बट वो मिल गई। तो जब मैंने बिल्कुल होप छोड़ दी, पहले मैंने विजुलाइज किया, खूब विजुलाइज किया, फिर मैंने कहा अब ईश्वर देखे, अगर मुझे मिलनी होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो क्या पता आगे और अच्छी रिंग मिलने वाली है। तो जब मैंने होप छोड़ दी, वो रिंग मुझे मिल गई, और कहाँ, मेरे ही रूम में। तो तब मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, विजुलाइजेशन सच में काम करता है। जी सर। अभी और विजुलाइज करो। हाँ सर, अभी तो मैं बहुत बड़ा विजुलाइज कर रही हूँ।
जब तक जियोगे तब तक ऐसे ही बॉडी के साथ, हाँ एजलेस सर, बॉडी के बिल्कुल, साथ। full अभी of आपके पास तो energy। फ्रेमवर्क है पूरा, ये है रोड मैप है, हाँ सर। कैसे करना है। दोस्तों मैंने किताबें तो बहुत सी पढ़ी हैं, बहुत सा ज्ञान लिया है, लेकिन ये वाला ज्ञान अपनी हेल्थ को, जो कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसको कैसे ठीक रखना है, ये मुझे आज तक नहीं पता था, लेकिन मुझे इस किताब से पता चल गया है। और लाइफ टाइम मैं ऐसी ही रहने वाली हूँ, ऐसी ही एनर्जी के साथ। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ जी सर, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप एजलेस बॉडी को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इसमें जो लिखा है ना, वो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। और आप बाद में आके कभी कमेंट में थैंक यू ज़रूर बोलने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये एजलेस एजलेस भारत मिशन है। इसमें कितना बड़ा योगदान रहेगा एजलेस भारत मिशन का हमारे देश को आगे बढ़ाने में। सर ये भी थोड़ा आप बता दीजिए। बिल्कुल, मोदी साहब का सपना है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, नंबर 2 पे चले जाएंगे। अभी हम नंबर 3 के ऊपर है, नहीं 4 के ऊपर है, आई थिंक 4 या 3 के ऊपर है। जर्मनी के साथ कम्पीट कर रहे हैं, अमेरिका, चाइना, जर्मनी एंड 4th ईयर, जापान से आगे निकल गए हम। तो अगर हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो हमारा वर्कफोर्स अच्छा काम करेगा तब होगा। वर्कफोर्स कब काम करेगा? जब वो एनर्जेटिक रहेंगे, एजलेस रहेंगे, तब करेगा। तो हमने एक दोस्तों मिशन बनाया है कि हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय को हम एजलेस बनाने का सिखाएंगे कि कैसे एजलेस बनाना है। अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उनको फ्रेमवर्क देंगे, एक मूवमेंट के रूप में, एक मिशन के रूप में लिया है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है एजलेस बनने के लिए, तो इसमें आपको लिंक दी जाएगी जिसमें आप हमारे से जुड़ सकते हैं, लिंक को क्लिक करके, और हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे ये मिशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। किताब के एंड में भी हमने QR कोड दिया है, जब आप पढ़ोगे और आप कन्विंस हो जाओगे तो आप QR कोड को स्कैन करें और हमारे साथ जुड़ जाइए। हम सब मिलके भारत को एक विकसित देश बनाएंगे और मोदी साहब का सपना पूरा करेंगे। जैसे कि डॉक्टर अडिया सर ने बोला, मैं लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि एज इज़ जस्ट द नंबर, एजलेसनेस इज़ योर चॉइस, नॉट बाय चांस। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये बातें, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप भी एजलेस की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन लोग एजलेस बॉडी को अभी मंगा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी ऑर्डर कीजिए और अपनी एजलेस जर्नी को स्टार्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। बाय बाय।